हो जाएगा? ठीक है। जी, जी, ठीक है। ओके मोहित, देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो एंड लकी विल स्टार्ट द सेशन। ठीक है, ठीक है। ओके। ये इतने टैब्स इसके खुले रहते हैं, तुम्हारा हैंग नहीं होता है क्या क्रोम लकी? नहीं सर, नहीं होता है। बहुत अच्छे लगता है। अच्छा खासा प्रोसेसर यूज कर रहे हो तुम, लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, i5 है। अरे i5 है? i5 है, चल जाता है अच्छा। मेरा तो मैंने बस रैम यहाँ पे एक्सटेंड करी है तो चलता है अच्छा रैम खासा, पहले कितना भी चल रहा चलता है? था। 16। अच्छा, हाँ। ओनली लिनक्स ही है क्या तुम्हारा? ओनली लिनक्स है मेरे पास, मैं उसमें नहीं चलाता ना। अच्छा, अच्छा, समझ गया। ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, देन कंटिन्यू। ओके। तो एक चीज है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं फजिंग। देखो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि एफ एफ यू जेड जैसे भी बोलते हैं ना उसको। एफ यू जेड, एफ यू FFUF ऐसे करके है। एफ एफ। हाँ, F, अरे तो कोई एक बार इसको गूगल कर लेते हैं। पफ फफ ऐसे करके है ना नाम उसका? हाँ, एफ फफ फफ। हाँ, एफ वो एफ यू एफ FFUF वही तो। ओके FFU। हाँ। तो ये जो ऐसा है, आपने कुछ यूटिलिटी आप लोगों ने देखी होगी, है ना? ये आपके पर ये वेब फजर है। बट इस ये जो सेशन है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बाइनरी फजर के बारे में। जैसे वेब फजर का काम रहता है ना कि फज करना, मतलब एक जैसे वर्ल्ड एस्टिमेटेड बट। ओके हाँ सॉरी। एक 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 वर्ड उठाया वर्ड लिस्ट में से, है ना, और उसके बाद उसको वहां पे डाल दो जहां पे जरूरत है। जैसे कि एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट की किसी हेडर के अंदर, किसी पोस्ट पैरामीटर में, किसी गेट पैरामीटर में डाल दो। तो ऐसे ही बाइनरी में आप इनपुट में डाल दो, है ना। हम ये काम करते हैं इनपुट में, आर्ग्यूमेंट में। जहाँ पे भी यूजर का इंटरेक्टिवनेस रहता है वहाँ पे, जैसे आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर सकता है यूजर, और आपका इनपुट से गेट फंक्शन इनपुट से सप्लाई कर सकता है, एसटीडीआईएन से सप्लाई कर सकता है। तो वहां पे हम लोग फर्ज करते हैं। ठीक है। देखो, अह, ये पता नहीं मैंने क्यों खोला हुआ है इस डायरेक्टरी को। अच्छा हाँ, ये आज मेरी नेट की मीटिंग थी तो उसमें था। अह, ये ये देखो। तो बाइनरी के अंदर फजिंग जो होगी आपके, जहाँ पे भी यूजर इंटरेक्ट कर पा रहा है प्रोग्राम के साथ, है ना, प्रोसेस के साथ, वहाँ उस जगह पे फजिंग होगी। ठीक है। जैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट में कहाँ रहती है, गेट पैरामीटर पोस्ट पैरामीटर में, वहीं से तो हम लोग यूजर जो होता है हेडर्स के अंदर, यूजर जो होता है इंटरेक्ट कर पाता है ना। कभी कभार हेडर्स के अंदर ऐसा रहता है कि वो यूजर नेम पासवर्ड डालता है अपना, रहता नहीं रहता है, तो वहां पे फजिंग होती है आपकी। एफ एफ यू एफ का देखो मेरे को यूज बताने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को भी किया होगा। FFUF-U, और डब्ल्यू फज नाम का भी रहता है। डब्ल्यू फज थोड़ा सा मैं बोलूंगा स्लो है बट ज्यादा अच्छा है। स्लो बट अच्छा, क्योंकि इसमें पेलोड्स पेलोड्स लग जाते हैं आपके, हाइफन जेड रहता है ना, ये ऑप्शन ज्यादा एक्स्ट्रा है इसमें एक। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर्स फज करने हैं इस तरह से। यहाँ पे भी FFUF दे दिया, यहाँ पे भी FFUF दे दिया, है ना, ये सेकंड वाला फर्स्ट पैरामीटर है। ठीक है। और एक रहता, और आपका जिसके बारे में मैं बात कर रहा था FFUF के बारे में, ये आपका गो में बना हुआ है तो फास्ट है थोड़ा सा, थ्रेडिंग यूज करता है, थ्रेडिंग वो भी यूज करता है बट ये थोड़ा सा फास्ट ज्यादा है, और इसलिए इसको यूज करते हैं आजकल लोग। और ये आपका वेबसाइट पर है, इसका मैं ज्यादा यूज बताऊंगा नहीं, बस थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे मान के चलो एक वेबसाइट है google.com, या फिर कोई भी उठा लो, GunLab.com, वेब, ये test1.php ये उठा लेते हैं। और यहाँ पे FFUF-U बेस, एंड यहाँ पे इसको बैकस्लैश करके इस तरह से लगा देते हैं, जिससे एस्केप हो जाएगा ये कैरेक्टर। बिकॉज ये स्पेशल कैरेक्टर रहता है आपका इसमें, इसका एक कोई सेंस रहता है इसके अंदर, बेस स्क्रिप्टिंग के अंदर। मैं यहाँ पे क्वेरी की जगह डाल देता हूँ FFFUZZ। ये एक हमने यहाँ पे सप्लाई अपनी हमने ये डाल करके यहाँ पे ये बता दिया FFUF को कि यहाँ पे जो भी चीज हम डालेंगे, कि जो भी चीज हम लोग डालेंगे इस जगह पे डालेंगे, वर्ल्ड लिस्ट से जो भी वर्ड उठेगा वो यहाँ पे डाला जाएगा, और इस तरह से हम लोग फर्ज करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा यूज देख लो इसका। इसके बारे में है नहीं ये लेक्चर, पर फिर भी rockU.txt को उठा ले चलो। rockU.txt ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बट dir/dir कॉमन डॉट टीएक्सटी इसको उठा लेते हैं। इस वर्ल्ड लिस्ट को मैंने उठाया,
और कुछ तो नहीं करना मेरे को, ओके नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखो फज कर रहा है इस तरह से, है ना। जो भी रिजल्ट है मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जिसमें इसमें क्या बोलते हैं कि लेंथ हाइफन 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 एफ एल रहेगा शायद, हाइफन एफ एल रहेगा, देखते हैं। एफ डब्ल्यू लिख देते हैं फॉर वर्ड्स के 482 वर्ड्स हो, उसको फिल्टर आउट कर दो। वो वर्ड वो वाली नहीं, वो मेरे को रिजल्ट नहीं चाहिए जिसके अंदर ये इतने वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। वो सारी चीज हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। चलो ये तो बात हो गई आपकी एच टी फजर की। बट जब हम बात करते हैं आपकी बाइनरी फजर की, तब हम ढूंढते क्या चीज है ना, उस फजिंग की मदद से हम लोग ढूंढते बग्स। मैंने आपको थोड़ा सा टीच किया था ये टॉपिक, मैंने बताया था कि उबंटू पैकेज पैकेजेस IONIC, स्पेलिंग अगर मैं सही लिखी हो तो। अच्छा स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उबंटू के जितने पैकेज यानी उबंटू के रिपोजिटरी के अंदर जितने पैकेजेस हैं यहाँ पे अपने को देख सकते हैं हम लोग। आप एप्ट कमांड की मदद से भी देख लो, वो अलग चीज। और काली का भी रिपोजिटरी आप देख सकते हो, बट मैं उबंटू का थोड़ा सा अच्छा इसमें इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसका इन लोगों का देख रहा हूँ। बाकी तो कोई बात नहीं है ना। तो इसमें मैं देख सकता हूँ जैसे जीनोम, जीनोम की कुछ लाइब्रेरीज और टूल्स और सॉफ्टवेयर मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। बाहर आऊँ यहाँ से कुछ और मैं अगर सर्च करूँ जैसे कर्नल, है ना, कर्नल मॉड्यूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे को। नेटवर्क के अंदर जाऊँ कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी टूल्स और लाइब्रेरीज और वो सारी यूटिलिटीज जितनी भी चीजें वो यहाँ पे मिल जाएंगी मेरे को। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी रियल लाइफ एप्लीकेशंस को उठाते हैं। जो जो बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं ना जो लोग, वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस को उठाते हैं और उन पे करते हैं फजिंग। ठीक है, अब देखो हर एक एप्लीकेशन को आप उठाओगे और कितने तो दुनिया भर के उसके अंदर आपके इनपुट होंगे आउटपुट होंगे, है ना। कितना मालूम है आपको, नहीं मालूम है ना, कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, क्या मालूम है आपको। ठीक है, दुनिया भर का अलग अलग हो सकता है, कोई दूसरी कितना सोर्स कोड लिखा गया हो किसी के अंदर, है ना। आप कितना ही पढ़ लोगे। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइम पे फजर्स का यूज करते हैं, है ना, फजिंग टूल्स का यूज करते हैं। और ये जो फजिंग टूल्स होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जब इनको बनाया जाता है तो इनकी डेवलपिंग पे तो जाना ही मत, वो आपका काम नहीं है, कभी मत जाना। कहाँ जाना है आपको, इनका यूज किस तरह से करते हो, क्योंकि जो इनका यूज सीखे ना वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जैसे एक सबसे फेमस हमारे पास है, अभी करेंगे उस पर, अमेरिकन AFL बोलते हैं फजिंग, AFL से जो भी उसका निकले निकाल लेना। बाकी AFL आपका फजिंग टूल है, AFL फज बोलते हैं उसको। तो वो सबसे ज्यादा फेमस फजिंग टूल है आपका बाइनरी के लिए। हम उसकी मदद से क्या करते हैं, फर्ज करते हैं बाइनरी को, इनपुट्स के अंदर जो STDI है ना उसमें इनपुट देते हैं, आर्गुमेंट्स में इनपुट देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं वहां पे कोई भी एरर ढूंढते हैं। और वो एरर ज्यादातर क्या रहता है जो हमको चाहिए रहता है, कोई बता सकता है मेरे को क्या रहता है वो एरर। एक सिग्नल एरर रहता है वो, सेगमेंटेशन फॉल्ट, हाँ आपने भी सही बोला मोहित। हाँ ठीक है, तो उस एरर को ढूंढते हैं। अगर वो एरर मेरे को मिल गया तो इसका मतलब ये है कि यार कहीं ना कहीं तो मेमोरी करप्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी एड्रेस पे, ऐसे एड्रेस को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनवैलिड है। हो सकता है वहां पे कोई यार बफर ओवरफ्लो अटैक हो, वहां पे हम उसको एक्सप्लॉइट कर पाए, और जिस तरह से हम अब तक सेल लेते आ रहे हैं बाइनरीज के अंदर वहां पे ले पाए, है कि नहीं। और उसको जब हमको मिल जाए ऐसा कुछ जब हमको मिल जाए, तो हम इसके उबंटू पे हम लोग सबमिट कर सकते हैं। वो देख लेना आप लोग कहाँ करोगे सबमिट आप इसको। ज्यादा मेरे को मालूम नहीं, उबंटू के रिपोजिटरी में आप कहाँ पे कर सकते हो। वैसे तो आप CV भी उठा सकते हो यहाँ से आप। और एक और चीज बताऊँ आप लोगों को, जितने भी 4-5 लोगों ने यहाँ पे सीखा है ये चीज मेरे से, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग टेस्टिंग करते हैं। आप जितने बाउंटी हंटर्स है ना, वो यहाँ नहीं आते, उनको नहीं आती समझ में ये चीज, वो नहीं आते यहाँ पे। आप लोग अगर यहाँ करोगे ना तो आपको कम लोग दिखेंगे, यानी आपके पास ऐसा ऐसा नहीं रहे, ऐसा कुछ बग नहीं आएगा आपके पास कि डुप्लीकेट आ गया। तो आप यहाँ से कर सकते हो ट्राई, यहाँ पे बग निकालने का। और आपके सामने सोर्स कोड है, सारी चीजें, तो बहुत ईजी रहेगा यहाँ पे। अगर आपकी आपकी सी अच्छी है ना, और आपका बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन का वो क्लियर है आपसे जो भी है, और आगे कोई हेल्प चाहिए हो आप लोगों को तो मैं बैठा ही हूँ। ठीक है, बट थोड़ा सा क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे इंतजार कर लेना मेरे मैसेज का, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस टाइम पे बिजी चल रहा हूँ। ठीक है, तो फजिंग से पहले ना एक छोटा सा एक चीज देख लेते हैं हम लोग कि
फजिंग में हम डालेंगे क्या बाइनरी फजिंग के अंदर? जैसे मान के चलो कोई एक इनपुट, कोई बाइनरी है, जैसे हम लोगों ने बनाई थी ना वो अभी रेड टूल, इसके अंदर सेल के अंदर बनाई थी हम लोगों ने, सेल डॉट स्लैश सेल से मैंने इसको एक्यूट किया, सेल नाम की बाइनरी, यहाँ पे इनपुट मांग रहा है। तो इसको मैं कुछ भी रैंडम कुछ देना चाह रहा हूँ जिससे ना ये क्रैश हो जाए। कुछ भी रैंडम ही तो देंगे तभी तो क्रैश होगा। ऐसा मतलब सेंस बनाने वाला भी, बट थोड़ा सा रैंडम उसके अंदर, है ना। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके प्रोग्राम की बग्स के ऊपर। ठीक है, तो जिसमें इसमें ये सिंबल्स और ये सारी चीजें दे दो, क्रैश नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। और ज्यादा दे करके देखूं मैं, ऐसा ऐसा कुछ बहुत सारा बहुत सारा दे करके देखूं ऐसा, ये इस बार क्रैश हो गया। तो ये जो काम है ऐसे मैनुअली तो करने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने फजिंग टूल्स बनाया। फजिंग टूल्स में एक लॉजिक यूज होता है, थोड़ा सा समझ लेना। लॉजिक यूज होता है रैंडमनेस का। रैंडमनेस, सीड, सीड क्या रहता है पाइथन में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, और ऐसी चीजों का यूज होता है ना, रेशियो, कितना परसेंट आपको चेंजेस करना है, कितना नहीं करना है। और देखो यहाँ पे एक वेरिएबल रहता है आपका सेल के अंदर, उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, RANDOM। ठीक है, तो अगर मैं इसको एको करूं इस तरह से, एको वेरिएबल किस तरह से कॉल करते हैं, डॉलर लगा करके, तो देखो यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर दिखा रहा है मेरे को। इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसमें जैसे अब रैंडम नंबर दिखा दे, अच्छी बात है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके साथ किसी को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया 10, 1 ओवर 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नहीं तो और क्या बोलते हैं, हाँ चलो 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, और उसके बाद एंटर कर दो। तो जब भी आएगा तो एक जीरो के साथ आएगा लास्ट में ना, जब भी आएगा ये तो एक जीरो के साथ आएगा लास्ट में। तो ऐसा कुछ भी लॉजिक लगा सकता हूँ मैं, तो समझो इस चीज को कि, और जैसे मैं चाहूँ कि ये सिर्फ क्या बोलते हैं, इस 10 से ऊपर ना ही रैंडम नंबर, तो मैं यहाँ पे मॉड्यूलस 10 कर सकता हूँ। ये फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। क्या तो कुछ भी रैंडम निकालेगा बट 10 के अंदर निकालेगा। तो ऐसा कुछ लॉजिक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और इन्हीं लॉजिकों से मिलकर के आपका फजर बना है। इन्हीं लॉजिकों से मिलकर के आपका फजर बना है। देखो अब मैंने एक कस्टम फजिंग स्क्रिप्ट बनाई हुई है यहाँ पे ऑलरेडी। फजिंग के अंदर है क्या, कस्टम फजर। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि समझा देता हूँ आप लोगों को मैं, कि एक रैंडम मॉड्यूल यहाँ पे रहता है, वो हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन बनाया है डेफ FUZZ, फज नाम का। उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दे दिए मैंने। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिए कि मैक्सिमम लेंथ इतनी रहनी चाहिए, और कैरेक्टर स्टार्ट फ्रॉम यहाँ से रहेगा, कि हम ASCII वैल्यू ले रहे हैं। अगर मैं करूँगा मेन ASCII, तो यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे जो 32 है, 32 ये देखो डेसिमल में देखा है ना, हाँ, तो 32 यहाँ से लेकर के और एंड तक। हाँ, तो यहाँ से लेकर के एंड तक आपका कोई भी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी रैंडम नंबर चूज हम लोग करना चाह रहे हैं, मतलब रैंडम अल्फाबेट या ऐसे कैरेक्टर कुछ भी हम चूज करना चाह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। कहाँ से, स्पेस से लेकर के 32 से लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये करने के बाद, आर्गुमेंट्स लेने के बाद, हम लोगों ने क्या, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, जो रैंडम हम लोग करने वाले हैं, उसको भी हमने रैंडम कर दिया, कि स्ट्रिंग का जो लेंथ बनेगा, जो रैंडम आउटपुट आएगा वो भी रैंडम आएगा, उसका लेंथ जो आएगा रैंडम आएगा। कैसे किया वो हम लोगों ने, रैंडम डॉट रेंट रेंज फंक्शन से। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लेंथ है +1, यहाँ तक आपके कोई भी रैंडम लेंथ आ जाएगी स्ट्रिंग की। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जिसको स्ट्रिंग में इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने, मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया इसको आउट को। और उसके बाद फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर के जितना भी रैंडम स्ट्रिंग हमारा आया है उतना हमने, ये आप लोगों को बनानी है स्क्रिप्ट, ठीक है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। तो फॉर आई इन रेंज 0 और स्ट्रिंग अंडरस्कोर लेंथ, और उसके यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कॉलन लगाया हुआ है मैंने। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आउट प्लस इक्वल्स टू कैरेक्टर। आउट प्लस इक्वल्स टू इसका मतलब ये है कि ये जो आउट है ऑलरेडी जितनी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बनते जाएंगे, है ना, एक एक कैरेक्टर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन यूज किया है रैंडम डॉट रेंट रेंज। ये क्या क्या कर रहा है कि इस कैरेक्टर इस नंबर से लेकर के, नंबर समझो,
नंबर क्या है 32 से लेकर के ये जो कैरेक्टर अंडरस्कोर स्टार्ट है प्लस कैरेक्टर रेंज यहाँ तक, ये जितना भी है इसका 32 प्लस कैरेक्टर रेंज कितनी भी, मतलब नेक्स्ट 32 कैरेक्टर्स, 32 प्लस नेक्स्ट 32 कैरेक्टर्स के बीच में ये कोई ना कोई रैंडम नंबर उठा लेगा, उसको कैरेक्टर बना देगा और उसको यहाँ पेंट कर देगा। और उसके बाद करते 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 जब तक ये स्ट्रिंग की लेंथ पूरी ना हो जाए, ठीक है, जब तक स्ट्रिंग की लेंथ का ना बन जाए या आउट, तब तक वो करता रहेगा, और जब बन जाएगा तो उसको रिटर्न कर देगा। तो जरा इसको जरा एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। क्या था नाम इसका, budget.py। ठीक है, तो देखो रैंडम आ रहा है ना, कुछ भी रैंडम आ रहा है। ठीक है, मान के चलो ये मेरे पास आउटपुट आया अभी फजर से। मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं उसमें भेज देता हूँ इसको, हीप में नहीं यार, क्या बोलते हैं, रेड टू लिपसी सेल स्लैश सेल, ठीक है, ऐसे भेज देता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। तो इसने तो सेगमेंटेशन फॉल्ट दे दिया, तो हो सकता है कोई छोटा आउटपुट भी आए तो वो ना दे सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं फजर के अंदर कि रैंडम रैंडम कुछ भी बनाते हैं, हम लोग रैंडम कुछ भी जनरेट करते हैं और करते जाते उसको भेजते जाते हैं, मतलब सॉरी इसको सेल को भेजते जाते हैं जब तक ये क्रैश ना कर जाए आपका, जब तक कि ये इस तरह से कुछ एरर ना आ जाए ना, सेगमेंटेशन फॉल्ट जैसे कि हमारे पास इस टाइम पे आ रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट नाम का कोई एरर ना आ जाए हमारे पास। अभी तो हमारे पास बड़ा है, अभी ये पेलोड जो है काफी बड़ा पेलोड आया है, बट छोटा भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग एक इनफ्लाइट लूप समझ लो या फिर वाइल लूप समझ लो, है ना, कोई सी लेंथ, किसी पर्टिकुलर काउंट तक, तो वहां तक ये चलेगा आपका। और इसको आप ना किसी दूसरे स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो, कस्टम फजर वाली स्क्रिप्ट को आप कर सकते हो कि यहाँ से वहां से ये इंपोर्ट कर लो, और यहाँ से ये प्रोसेस इंपोर्ट कर लो, और उसके अंदर ये डालते जाओ पेलोड जो भी जनरेट कर रहा है वाइल ट्रू के अंदर, क्या बोलते हैं, इनफिनाइट लूप के अंदर हमेशा ये डालते जाओ। कभी ना कभी तो क्रैश करे, जब क्रैश करे तो उस पेलोड को सेव कर लो, उस पेलोड को सेव कर लो, ठीक है। और उस पेलोड को सेव करने के बाद अब उस पे एनालिसिस करो कि कहाँ गड़बड़ी आई है, उस पेलोड के साथ, मतलब सॉरी उस बाइनरी के साथ, उस पेलोड के लिए कहाँ गड़बड़ी आई है, फिर उसका एनालिसिस करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये एक्सप्लॉइटेबल है तो फिर उसके बाद उसको रिपोर्ट करो। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस, ऐसे सिंपल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, और एक और चीज, हाँ, अगर आपका जो सिस्टम है वो केपेबल नहीं है किसी जैसे एएफएल जैसे फजर को चलाने के लिए, एएफएल मत चलाना तो कोई बात नहीं है, बट जेड जेड यूएफ चल जाएगा आपको, मैं भी कराने वाला हूँ। कुछ फजिंग टूल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सीपीयू की बहुत ज्यादा पावर ले लेते हैं, जैसे एएफएल, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है 20% इस टाइम पे, अगर मैं चलाऊंगा ना उसको तो 100% दिखेगा ये सीपीयू, आप समझ रहे हो। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि या तो आपके पास आपका अच्छा, आपका जो कंप्यूटर हो उसका स्पेसिफिकेशन हो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है, उस अपने खराब मत करो इसको, हैंग वैंग कर जाए, आपका टास्क रुक जाए बीच में, ठीक है। तो थोड़ा संभल के करना जो भी कर रहे हो। बाकी कस्टम फजर अच्छा है, इसको भी आप चला करके देख सकते हो, बट इसको मैं बनाना नहीं, इसकी स्क्रिप्ट मैं आपको नहीं भेजने वाला, ये आप खुद से बनाना, सब क्या दिया है इसका लॉजिक मैंने आपको। ये टास्क है आज के लिए, वैसे बता दूं, लास्ट टास्क, ठीक है, मैं हैवी वाला दे भी नहीं रहा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नोट्स के अंदर मैंने क्या लिखा है, अगर मैं देख, ओके हाँ, ये तो मैंने लिंक्स लिखी हुई है आपको देने के लिए, ठीक है। फजिंग प्रोजेक्ट्स, एक जेड जेड, हाँ ये रहा जेड जेड यूएफ। एक ना दो प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले बेसिकली हम लोग, एक तो रहता है हमारा जेड जेड यूएफ, और एक रहता है एएफएल। ये थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको, बिगिनर्स के लिए अच्छा है, जेड जेड यूएफ अच्छा है। मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको PING, और यहाँ पे इसको पाइप कर देता हूँ जेड जेड यूएफ है, जेड जेड यूएफ। तो देखो कुछ अलग अलग रह रहा है यहाँ पे, KILGPING, ऐसा कुछ तो इसने अलग किया ना यहाँ पे, है ना, कुछ तो इसने अलग किया है यहाँ पे। इसमें मैं कुछ अलग सीड पास कर देता हूँ, रैंडमनेस की कुछ अलग सीड पास करता हूँ, जैसे 9 पास कर देता हूँ इसको, KING PING, ठीक है, वही आउटपुट KING PING। 91 कर देता हूँ तो भी वही आउटपुट दिया है इसने, 0 पॉइंट ऐसा कुछ कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ,
हाँ, तो जो भी है वो कुछ इस तरह से आउटपुट दे रहा है मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ अभी क्या चीज रहती है। तो बेसिकली इसको जो भी कुछ इनपुट दिया जा रहा है, ये उसको कुछ रैंडम करके दे रहा है मेरे को, ठीक है। रैंडमनेस की बहुत बहुत बड़ी, क्या बोलेंगे इसको, बहुत बड़ा रोल रहता है इसका, जब भी फजिंग करते हो आप बाइनरी की। एक और चीज, अच्छा एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, मैंने अभी देखी थी वो, कि आपके, अच्छा एक चीज तो आप लोग ये समझो मेरे से, कि आप कभी भी, लिटरली कभी भी किसी भी सिस्टम पे आज तक जितने भी बने हैं, कभी भी आप एक रैंडम नंबर नहीं जनरेट कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी कोई चीज रैंडम नहीं हो सकती दुनिया में, कोई भी चीज रैंडम नहीं है। हम लोगों ने जो कंप्यूटर्स जब बनाए थे हम लोगों ने, तब हम लोगों ने एक, जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किए थे, तो वो इतने सिस्टमेटिक थे। अब हम उनसे ये बोल रहे थे लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कि यार तुम रैंडम नंबर जनरेट करके दिखाओ, तो वो पॉसिबल था ही नहीं। खुद अपने दिमाग में सोचना इस चीज को, कि सारी चीज 1010 पे काम कर रही है, इतनी लॉजिकल सारी चीजें हैं। अब हम एकदम से उस मशीन से बोलते कि यार तू रैंडम नंबर जनरेट करके दिखा। मतलब मतलब अगर किसी ने ट्यूरिंग मशीन पढ़ी हो, तो हम ये बोल रहे हैं किसी ट्यूरिंग मशीन से कि अगर किसी ने पढ़ी हो तो ट्यूरिंग मशीन से हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि यार तू इस स्टेट से उस स्टेट पे चला जा, और वो स्टेट हमने उन लोगों ने नहीं बताया, किसी भी स्टेट पे चला जा, ऐसे यहाँ से कहीं भी चला जा, हम ऐसे बोल दे रहे हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ किसी भी इनपुट पे किसी भी स्टेट पे चला जा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। किसी भी चाहे वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन हो ना, तो भी पॉसिबल नहीं है। किसी ना किसी इनपुट को डिफाइन करना पड़ेगा, ए लेकर के वो किसी दूसरी Q2 स्टेट पे जाती है ना। तो कुछ ऐसा कंसेप्ट है, बट कभी आप रैंडम नंबर जनरेट कर ही नहीं सकते। रैंडम नंबर अभी इस टाइम पे किस तरह से चल रहा है, हम मतलब किस तरह से इन लोगों ने विचार निकाला कि यार किस तरह से करें फिर हम लोग, अगर इतना सिस्टमेटिक है तो सारी चीज। तो उन्होंने क्या किया कि यार कुछ इवेंट ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर, जो कि रैंडम तो नहीं होते, बट कुछ हद तक कह सकते हो कि रैंडम है। जैसे कि टाइम का होना। अभी इस टाइम पे इंसान जब मैं लिख रहा हूँ कि रैंडम डॉट रैंडेंट, कुछ भी ऐसा रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे ही कर रहा हूँ, तो वो होना, उस टाइम पे होना एक रैंडम इवेंट है। मतलब इतना रैंडम नहीं है, हो सकता है मेरे मन में बहुत पहले से विचार हो, ठीक है, तो उसको तो हम लोग तो रैंडम नहीं बोलेंगे ना, तो बट फिर भी वो एक रैंडम इवेंट है। और जैसे कि इस टाइम पे आपका जो सिस्टम है वो कितना प्रोसेस झेल रहा है, तो उसमें कितना टेम्परेचर लग रहा है आपके सिस्टम के अंदर, कितना हीट है ना। या फिर आपका वेदर इंफॉर्मेशन है, ऐसी चीजें, वेदर इंफॉर्मेशन तो खैर नहीं रहता है, बट ऐसी कुछ रैंडम चीजें जो कि एक रैंडम टाइम पे हो रही होती है, उनका यूज करता है आपका, आपकी जितनी भी डिवाइसेज है, ठीक है। तो उसकी मदद से रैंडम नंबर्स और ये जितनी भी रैंडम चीजें वो जनरेट होती हैं। तो कभी भी कोई भी सिस्टम रैंडम जनरेट नहीं करता है। अब मेरी बात सुनो, आपके लिनक्स के अंदर, यहाँ पे स्लैश डेव के अंदर, बहुत पहले मैंने बताया था डेव कैसे काम में आता है, जिसको भी मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम कोई बात नहीं है। देखो, तो डेव के अंदर आपको यहाँ पे एक यू रैंडम करके दिखेगा, आपको एक करंट ड्राइवर दिखेगा, आपको है ना, डिवाइस ड्राइवर दिखेगा। इसको हम लोग रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हेड -1, और मैं यहाँ से, अच्छा, स्लैश डेव स्लैश, वैसे कुछ आउटपुट बहुत बड़ा भी आ सकता है, तो मैं इसको कट, अच्छा कट बाद में करेंगे, पहले देख लें तो। ओके, हाँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कैट करूँ ना, अगर मैं इसको कैट कर दूँ, तो देखो ये हैंग भी कर सकता है, क्योंकि ये डिवाइस ड्राइवर है, कोई फाइल नहीं है। अगर मैं इसको ls-la करूँ, तो देखो यहाँ पे सी दिखा रहा है, सी फॉर डिवाइस ड्राइवर जो भी रहता है। अगर मैं इसको कैट कर दूँ ना यहाँ पे, तो ये देखो हैंग करता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, कुछ भी रैंडम आ रहा है यहाँ पे, ये बाइनरी नहीं है, ये रैंडम आ रहा है कुछ भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। और देखो पूरा इसने टर्मिनल भी खराब कर दिया, मेरे को रीसेट करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे यू रैंडम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, पहली लाइन उठा लूँ, वहां तक उठा लूँ जहाँ तक इसको न्यू लाइन ना आ जाए। तो वहां तक मैंने उठा लिया, देखो कितना बड़ा उठा है। तो यहाँ पे जाके 0 नाम का एक हैक्स वैल्यू आया होगा, है ना, इस जगह। तब इसने यहाँ पे माना होगा कि अच्छा ये न्यू लाइन है ना। कभी कभार इतना छोटा भी आएगा, ठीक है। तो वापस से पूरा टर्मिनल खराब कर दिया हमारा, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज जनरेट हो रही है ना, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया ना आपको, उस तरह से जनरेट हो रही है लिनक्स के अंदर भी, चाहे वो विंडोज के अंदर हो चाहे लिनक्स के अंदर हो, सबके अंदर इस तरह से जनरेट होता है। अब मैं इसमें से ऐसे कट करके, कमांड रहती है -b फॉर कौन सा ब्लॉक आप करना चाहो, तो जैसे मैं बात करूँ कि फिफ्थ तक मैं चाहता हूँ, और मैं इसको पाइप रहता हूँ x60 में, ठीक है। तो ये मेरे को बता दिया कि इतनी इतनी बाइट्स है, जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स नहीं है वो भी दिखा दिया इसने मेरे को, ठीक है। यहाँ तक मैंने उठा लिया, ठीक है। और 0 इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे हेड का यूज किया है, क्योंकि वो न्यू लाइन तक लेता है ना, समझ गए होगे आप लोग। अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूँ ना, कि 2 न्यू लाइन तक, अब देखो 2 आएंगे यहाँ पे कैरेक्टर्स, एक तो ये आ गया 0 है, और एक यहाँ पे 0 आ गया, यानी न्यू लाइन।
ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। कट कमांड समझ में आई आपको? कट कमांड कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे दिया कि कॉलम वाइज ये हम लोग इसमें वो करते हैं आपके क्या बोलेंगे, ट्रेवर्स करते हैं कॉलम वाइज। ठीक है, तो मेरे को कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए, मेरे को चाहिए शुरू से लेकर के 5th कैरेक्टर तक, है ना, इस तरह से चाहिए ना, तो मैं इस तरह से लिखता हूँ कि 5th कैरेक्टर तक आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं आप लिखूँ XXT, तो 5th कैरेक्टर तक आ जाएगा, बट इस तरह से कुछ रहता है इसमें, क्या बोलेंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, और उसका जब न्यू लाइन आई, तो न्यू लाइन इसको न्यू लाइन का मतलब है कि लाइन टर्मिनेट हो गई, चलो ठीक है 5th कैरेक्टर तक आ गया, और उसके बाद ये बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये 1 2 3 4 एंड देन 5। तो कुछ इस तरह से इसने बांट दी है वो, मतलब सिंपल सी चीज है, इसको ज्यादा कोई है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। इसको मैं हटा दूं तो भी ज्यादा बड़ा आउटपुट तो नहीं, हर चीज चलो आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैं कट का यूज कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, और भी एक कमांड ऐसी रहती है आपकी टीआर। टीआर में आप क्या करते हो कि जिसने भी मालूम हो, जैसे डिलीट कर सकते हो आप टीआर की मदद से किसी कैरेक्टर को, जैसे मान के चलो मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे पास आए पहले यहाँ पे 1 कर देता हूँ, मेरे पास आए एल, ये कैरेक्टर ये नहीं आना चाहिए बस मेरे इसके अंदर, तो पूरे जितना भी आउटपुट आपको देखा ना एल नहीं आएगा उसके अंदर कहीं पे भी, कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल एल कहीं आएगा ही नहीं, किसी भी आउटपुट पे देख लेना, वापस से रिपीट करके देख लेना। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि यार जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं उनको मैं कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, तो देखो एक भी आपको स्मॉल लेटर नहीं दिखेगा यहाँ पे, अगर दिख जाए तो फिर कमांड खराब है हमारी। तो इस तरह से कुछ टीआर का भी यूज होता है, कुछ ज्यादा मुश्किल कमांड्स नहीं है आपकी, बस मैंने सिखा दिया है क्योंकि था ये भी बचा हुआ था। ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आपकी लोअर सिंटेक्स रहता है, देखो पूछना मतलब ये ऐसा ऐसे ही क्यों लिखता है, उन्होंने बना दिया सो बना दिया सिंटेक्स, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोअर रहेगा उसको अपर कर देगा, और जैसे अपर को लोअर करना रहे तो इस तरह से कर दो अपर। अब यहाँ पे कोई भी अपर कैरेक्टर नहीं दिखेगा आपको, सिंपल। कुछ इस तरह से हम लोग रैंडम जनरेट करते हैं। कितनी लेंथ का जनरेट करता है वो हमारा लॉजिक रहता है, किस तरह से हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसको, जैसे रैंडम में मैंने किया ना, वो लेंथ लगा दी, स्ट्रिंग लेंथ, हम खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे जेड जेड यूएफ की जब बात कर रहे थे, तो जेड जेड यूएफ भी कुछ इसी तरह से इसी कंसेप्ट पे काम कर रहा है, आपका रैंडम कुछ भी बना करके दे रहा है, उसमें अब सीड्स आते हैं और बाकी सारी चीजें आती हैं। मैं जरा पहले एक बार ना इसका जरा वो कर लेता हूँ, चलो ये खोल लेता हूँ, इसमें शायद दिख जाएगा पीडीएफ। ये पीडीएफ से अगर मैं सोच रहा हूँ वही है तो अच्छा है पीडीएफ। हाँ, ये वाला पीडीएफ काफी अच्छा है इसके लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो देखो जरा, जैसे मैं यहाँ पे कैट etc/host को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो कैट etc/host के अंदर मेरे को दुनिया भर की चीजें दिखती है, जैसे मैंने जितनी भी एंट्रीज दी हुई है, HTTP की एंट्रीज दी हुई है मैंने यहाँ पे, क्या बोलते हैं, लोकल होस्ट की एंट्रीज दी हुई है, IPv6 की यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी रहती है वो है यहाँ पे। इसको मैं जेड जेड वेब में लगा दूँ, जेड जेड वेब के अंदर लगा दूँ, वापस लगा दूँ ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ तो चेंजेस आए हैं। यहाँ पे तो हैशटैग था, इसकी जगह क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया है। ओके, और भी चीजेस आए होंगे जो कि मेरे को दिख नहीं रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे 127 की जगह यहाँ पे 107 हो गया है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो Q1 आ गया है, या Q1 आ गया, और रेस्पॉन्स डॉट HTTP की /HTTP आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके साइड बाय साइड खोलूँ इसको, मैं कैट etc/host। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट HTTP चेंज होकर के क्या हो गया, ये हो गया /HTTP www.response.htp, ये तो सही है हमारा, बाकी सारी चीजें सही। तो कुछ कंटेंट इसने चेंज कर दिया। अब इसके अमाउंट को हम हैंडल कर सकते हैं रेशियो की मदद से, -8 से, कि कितना कितना चेंज करना है, कितना परसेंट चेंज करना है। तो 0.8 चेंज करना है मेरे को, 8%। ये ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा चेंज कर दिया। मेरे को चेंज करना है 0.8, मीन्स हो गया आपका शायद मेरे ख्याल से 80%, है ना, और 0.08 होगा आपके 8%। तो 8% फाइल को चेंज कर दो कुछ, तो इसने कुछ इस तरह से कर दिया चेंजेस को। ठीक है, और इस जितना भी आया
पाइप कर सकता हूँ, या फिर इस तरह से कर एरो लगा सकता हूँ, किसी फाइल में सेव कर सकता हूँ, उसके बाद उसको डाल सकता हूँ। अगर एरर आ रहा है तो नहीं आ रहा है, वो सारी चीज चेक कर सकता हूँ, है ना। वो करना आपका काम है कि किस तरह से आप प्रोग्राम बनाओगे, किस तरह से नहीं बनाओगे, है ना। वो तो टेक्निक है, वो आप जिस तरह से जिस भी लैंग्वेज में आप लोग बनाना चाहो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर, रूबी के अंदर, जिसमें आप बनाना चाहो, उसमें रैंडमनेस का कंसेप्ट समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.08 मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और 0.1%, हाँ मैं सही बोल रहा था कि 0.28 है, यहाँ पे 8% फाइल को चेंज करेगा। अगर मेरे को 0.8% चेंज करनी है ना, तो 0.08। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि सिर्फ 0.8%, जैसे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना चेंज, यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे दिख रहा है देखो चेंज, है ना। तो इस तरह से चेंज करके देगा। और उसके बाद जैसे हम कहें कि अ, ये भी बेकार है, इसको छोड़ो। यहाँ पे सीड का वैल्यू और रहना चाहिए एक। देखो, तो यहाँ पे एक सीड रहता है। सीड क्या रहता है आपका, किसी भी रैंडम इंटीजर को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सीड लगा लेते हैं, जिसकी मदद से ना, अच्छा सुनो, जो मैंने बताया था ना आपको कि टेम्परेचर एक एक रैंडम इवेंट रहता है ना। एक जो इसका हीट रहता है आपके पीसी का, जितने भी टास्क चल रहे हैं, और टाइम जो रहता है कि उसी टाइम पे क्यों हो रहा है, आप जब उसी टाइम पे क्यों जनरेट कर रहे हो रैंडम नंबर, तो वो टाइम। तो ऐसी आपका सीड रहता है, ऐसी घटना कि अगर हम उससे चालू करेंगे ना, अपने रैंडम जनरेशन को, हम जनरेट करेंगे रैंडम नंबर्स को, तो क्या तो ना, वो सेम नंबर्स जनरेट करेगा हर एक पीसी के लिए, हर एक डिवाइस के लिए। ठीक है, अच्छा ये डिपेंड करता है वैसे, सच बताऊं तो लैंग्वेजेस पे और बाकी सारी चीज़ों पे, बट सीड कुछ इस तरह से काम करता है, और शायद आप लोगों को और इस तरह से मालूम रहेगा ये, क्योंकि आप लोग पाइथन पढ़ चुके हो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सीड दे देंगे। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ये दिया, है ना, तो देखो हमेशा ये सेम ही आउटपुट आएगा इसका, है ना, हमेशा सेम ही आउटपुट आएगा इसका। अगर मैं सीड यहाँ पे चेंज कर दूंगा ना इसका, हो सकता है वहाँ पे कोई डिफॉल्ट सीड लग रहा हो, तो यहाँ पे सीड अगर मैं इसका चेंज कर दूँ, जैसे 0 से लेकर 5, तो यहाँ पे 4 दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब कुछ दूसरा आउटपुट आएगा हमारे पास। ठीक है, और 4 करता रहूंगा ना, तो 4, अगर 4 यहाँ पे लिखता रहूंगा ना, तो 4 हमेशा आता है, यहाँ पे हमेशा 4 के लिए सेम आउटपुट आता रहेगा हमारे पास यहाँ पे, 4 के लिए और 0.08 के लिए। मतलब इतने रेशियो में तो चेंज करना है अपने को फाइल के अंदर, तो इतने रेशियो का अगर चेंज करेंगे 4 सीट के साथ, तो हमेशा सेम ही आउटपुट आएगा। और जैसे मान के चलो अगर मैंने पे 3 कर दिया, तो 3 का जितनी बार भी इसको करेंगे ना कमांड को हम लोग, तो हमेशा इसके लिए सेम ही आउटपुट आएगा। 3 सीट के लिए 0.08, 0.008 परसेंट फाइल को चेंज करने पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है, इसको हम लोग रेंज असाइन कर सकते हैं, कितने से लेके कितने सीट। जैसे मान लो 0 से लेके 3 सीट्स, एक एक वैल्यू को ट्राई करेगा ये। पहले 0 सीट पे ट्राई करेगा, फिर 1 पे ट्राई करेगा, इतने ही रेशियो फाइल के लिए, फाइल के इतने परसेंट के लिए इतने परसेंट को चेंज करेगा, 0.8% को चेंज करेगा। इससे मैं ये बोल रहा हूँ 0.8% को चेंज कर, फॉर 0 सीट, फॉर 1 सीट, फॉर 2 सीट, फॉर 3 सीट। अच्छा मेरे को यहाँ पे वो भी देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, एस टी डी आई एन। अच्छा एस टी डी आई एन के साथ नहीं यूज कर सकते उसको, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मतलब मैं इस तरह से पाइप करके इसमें आउटपुट नहीं दे सकता, रेंजेस लगा करके मेरे को यहाँ देना पड़ेगा यार, इस तरह से कुछ कैट ईटीसी पोस्ट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से अगर आप 0 लिखूँ, ठीक है, तो ये मेरे को देखो कितना यहाँ पे 3 आउटपुट दे रहा है मेरे को। मतलब तुमको, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कितना कहाँ पे इसका लाइन है, कौन सा आउटपुट कहाँ खत्म हो रहा है, बट इसमें 3 है। ठीक है, इसको जरा लेस करके देख लें, थोड़ा सा दिख जाए तो अगर हम लोगों को, तो देखो पहला यहाँ से लेकर के शायद आपका यहाँ तक है। ठीक है, उसका दूसरा यहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, उसका तीसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, नीचे तक है। ऐसे 4 दिए इसने, 0 से लेकर 3 ना, तो 4। और अच्छा इसके साथ साथ जैसे क्या बोलता है, जैसे हमने यहाँ पे इसका रेंज दिया ना सीड का, ऐसे इसका भी रेंज दे सकते हैं कि 0 सीड पे 0.01, सॉरी 0.07 से लेकर के 0.08, 0.07 ओके, से लेकर के 0.08। ठीक है, देखो तो मैं बोल रहा हूँ कि इतने परसेंट रेशियो को चेंज करो, 0.07 को चेंज करो, यानी 0.7% को चेंज करो ऑफ फाइल किस सीड पे, 0 सीड पे। उसके बाद 1 सीड पे 0.7% को चेंज करो,
उसके बाद 2 सीड पे 0.7% को चेंज करो। ऐसे करते करते हर हर किसी के लिए रहेगा। फिर इसका रेंज, इसका ये चेंज होगा, इसका फिर हो जाएगा आपका 1 प्लस कर लेंगे तो 0.008 है ना। तो ऐसे करते 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 बढ़ते बढ़ते फिर फिर 0.8 आ जाएगा यहाँ पे, फिर खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारा आउटपुट आएगा इसका, कि नहीं आ रहा है। आई गेस वो बस सीड के लिए, क्या बोलते हैं, या तो सीड के लिए ट्राई करता है, या फिर या फिर रेस के, जैसे वो सीड के लिए ही ट्राई करता है हर एक उस पे। ये तो आगे देख लेंगे अगर इसमें दिख जाए तो। -S ही रहता है, मैं जरा हीट ड्रॉप। ओके, ठीक है। जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी भी रेंजेस दे सकते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, गलती तो मैंने करी है, मैंने यहाँ पे कम दिया हुआ है, और यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है। रुको वेट, 0.01% से लेकर के 0.5% तक। हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो 0.001% से लेकर के 0.08% तक। अब क्या दिक्कत है? अ, 0.5 तक इस तरह मैच कर लेते हैं। एक तो अच्छी अच्छी चीज ये नहीं है इसके अंदर कि ये दिखाता नहीं, शायद मेरे ख्याल से दिखाता है। अच्छा, इसके अंदर एक फ्लेवर रहता है आपका, याद रखना, -D करके फॉर डिबग, मतलब थोड़ा सा ना बरबस आउटपुट जो रहता है ना, -P उससे डिबग आउटपुट रहता है इसका। तो ये तो डिबग डिबग आउटपुट दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी देख सकते हो कुछ। और इसका पता नहीं ये रेंजेस वेंजेस किस तरह से असाइन करता है, बट अपने को जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी इतने के लिए। ठीक है, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, तो कोई बात नहीं है। अच्छा देखो, एक इसने बाइनरी यूज किया है, ये गिफ्ट TOPNM नाम की बाइनरी है। ये क्या करती है, इमेज इमेज व्यू करने के साथ काम आती है। तो अब देखो ये बाइनरी तो है, मैं यहाँ पे लिखूँ विच, अगर ये आपके में इंस्टॉल नहीं तो इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है इसको, है ना, जा करके। या फिर पता नहीं, शायद ऑलरेडी होता हुआ है डाउनलोड, इस तरह से आप कर सकते हो। मतलब इतना तो क्या ही बोलूं मैं आपसे, इतना तो सीख ही गए होगे जब यहाँ पे आप काम कर रहे हो तो, है ना। PNM, डेप पैकेज, देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा देखो, इसमें देखो बफर ओवरफ्लो मिला भी है, इसमें एक CB भी रखी हुई है। देख रहे हो कब की CB है, 2008 की CB है, बट ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये इसका पैकेज है, इसके अंदर मिल जाएगा जहाँ तक है ना। इसको इंस्टॉल करोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को, नेट PBM है ना, वट जो भी है, इसको आप इंस्टॉल करोगे टैब पैकेज को तो ये मिल जाएगा। ऐसी चीजों को बताना तो फिर क्या ही है। ठीक है, चलो। इसको मैंने देखा, बोला बिच कहाँ पे स्टोर्ड है ये फाइल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, तो ये एल्फ बाइनरी है हमारी। इसको GDB से एनालिसिस कर सकता हूँ, बट GDB से एनालिसिस में तब करूंगा इसकी जब क्या बोलता है, मेरे को कोई बग मिले इसमें, है कि नहीं। इन्फो फंक्शंस, दुनिया भर के फंक्शंस मेरे को देखने को मिल रहे हैं, दुनिया भर के भी नहीं है, बट फिर भी मेरे को देखने को मिल रहा है काफी सारे फंक्शन है। मैं मेन फंक्शन यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, कहीं दिख रहा है, कहीं मेरे को मेन फंक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद इसके में स्टार्ट फंक्शन है, वैसा कुछ फंक्शन होगा। हम्म, कोई नहीं। क्या चीज? आपके, प्लीज लिख दोगे यार, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही मेरे को।
स्ट्रिप बाइनरी ठीक है, मैंने देखा नहीं कहाँ है। हाँ ठीक है, स्ट्रिप बाइनरी है, चलो ठीक है, छोड़ो। फिर तो ढूंढना ही बेकार है यहाँ पे। मतलब फिर भी ट्राई, मतलब सॉरी, फजिंग तो हम करेंगे ही ना, ढूंढना क्यों बेकार है। हाँ, देखो क्या बता रहा था मैं, जेड जेड वेफ। हाँ, तो देखो इसने जेड जेड वेफ नाम की बाइनरी लिया और उसमें क्या किया है, एक रेंज ली है सीड की और रेंज ली है इसकी, क्या बोलते हैं, रेशियो की। और उसके बाद बाइनरी को प्रोवाइड कर दिया है कोई भी एक इमेज। अब जब वो इमेज जाएगी ना इसके अंदर, तब उसके अंदर कुछ ऐसा रैंडम सा ये भेज देगा। मतलब इमेज का डेटा नहीं रह जाएगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ रैंडम आ जाएगा उसके अंदर, जैसे हम यहाँ पे जनरेट कर रहे थे ना तब से, वो कुछ रैंडम आ जाएगा उसके अंदर। अब और जब जाएगी ना स्टूल के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो बवाल करेगी देखो उसके अंदर। और जब करेगी तो फिर इसका मतलब हो सकता है कि अपने को कुछ बग मिल जाए। ठीक है, पहले पहले मैं जरा खोल के देख लूँ, इससे पता नहीं क्या इमेज ही खुलती है क्या, क्या होता है इससे, मैं जरा देख लूँ, पता नहीं मेरे को, पता नहीं देखा अभी तक। अ, एक तो ये गलत चीज और होगी, मेरे को अपनी वो पिक्चर सब देखने पड़ेंगे यहाँ। अच्छा चलो यही खोल लेता हूँ, हाँ, luna.png। रोड पिक्चर्स luna.png। तो अच्छा क्या है, अच्छा जीआईएफ, अरे यार रुको, signature.jpg। दिक्कत है, 1.png। हाँ, तो मतलब जो भी है ये आपका डेटा रीड कर रही है इस टाइम पे, और शायद ये खोलती ही होगी। इसमें जो हेडर आ रहा है, इसका जीआईएफ हेडर आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सएक्सडी से अगर मैं कोशिश करूँ करने की प्रिंट इसके हेक्स बाइट्स, तो देखो यहाँ पे ये जो बाइट्स आ रहे हैं ना, जीआईएफ के आनी चाहिए कहीं ना कहीं पे। इसके हेडर के अंदर कहीं ना कहीं इसको जीआईएफ मिल रहा है, तब ये एरर दे रहा है। It doesn't- अच्छा, नहीं मिल रहा है तब ये एरर दे रहा है। ओके, तो जीआईएफ चाहिए इसको। ओके ठीक है, तो अब जीआईएफ इमेज कहाँ से लेके आऊँ इसके लिए, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। हम तो कुछ भी हम लोग टेक्स्ट फाइल पे इसके साथ यूज कर सकते हैं, बस। पर क्योंकि देखो टेक्स्ट फाइल के अंदर ना जो डेटा जाएगा, जो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा जाएगा वो रैंडम होके तो जाएगा। बट कोशिश ये करना जब भी आप फजिंग कर रहे हो तो एक रियल टेस्ट केस बनाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि एक रियल टेस्ट केस बनाओ, इसकी कोशिश करना। क्यों? क्योंकि मान के चलो शुरुआत में ही कुछ चेक लग रहा हो, मान ऐसा कुछ प्रोग्राम के अंदर कि अगर ये शुरुआत वाले बिट्स या बाइट्स, बाइट्स सॉरी, शुरुआत वाले बाइट्स किसी फाइल के, जैसे जिप फाइल के, वो ये ना हो, तो प्रोसेस को कर दो एग्जिट। यही चेक लग रहा हो तो फिर तो प्रोसेस ही नहीं होगा ना, वो डेटा आगे उसी चेक पे रुक जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि आप यूज कर रहे हो वही, जैसे जो मांग रहा है। जैसे अगर जिप फाइल मांग रहा है तो जिप फाइल, तो इमेज फाइल मत दो उसको। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी मैं जरा इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, जेड यू एफ हाइफन हाइफन एस, 0 से लेकर 5 कर देता हूँ, हाइफन आर, वैसे 5000 करके 500 करके देखता हूँ, और इसको करता हूँ आर को 0.1 से रेशियो कर देता हूँ इसको 0। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो ये जो ऊपर यहाँ पे रेशियो आ रहा था ना, तो इस रेशियो में से शायद कोई भी रैंडम बन जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 001 कर दूँ, 001 कर दूँ, और यहाँ पे 0.1 कर दूँ, तो मतलब इतने रेंज में से इतने रेंज के लिए, रेंज में कोई सा भी रैंडम, और इस शेड के लिए कितना होगा, है ना, तो वो ऐसे कुछ तरह से ट्राई करता है वो। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाइफन डी भी दे सकता हूँ फॉर डिबग आउटपुट, बट मेरे को चाहिए नहीं। उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ रूट पिक्चर्स 1.png। ठीक है, तो अभी तो ये मेरे को यही आउटपुट देगा। मैं एक काम से जिप उठा ही लेता हूँ यहाँ से, ये डेमो फाइल। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप इसी को यूज कर रहे हो, आप हो सकता है कि कोई पीडीएफ का सॉफ्टवेयर रहे उसको आप कर लो। जैसे रहता है ना पीडीएफ, पीडीएफ मॉम करके रहता है। अच्छा, पर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो भी है। ओके, ठीक है, मैं जरा इसको इंस्टॉल कर लूँ, 40 KB वाले को कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज याद रखना,
जितना कम साइज होगा फाइल का, उतना ज्यादा अच्छा अगर आपका प्रोसेसर कमजोर है। जैसे इस टाइम पे मेरा कमजोर है, i5 है बट इसको कमजोर बोलते हैं। ठीक है, आपका आपका भी i5 है तो उसको कमजोर। i7 ठीक है, i7 को क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है फजिंग के लिए। अच्छा, फजिंग को आप कंपेयर कर लो उससे, आपका क्या रहता है। वैसे ब्लॉकचेन तो ज्यादा हो जाएगा अगर माइनिंग की बात कर रहे हो तो, पर फिर भी कंपेयर कर सकते हो इसको आप प्रोसेसिंग पावर से, क्योंकि वो तो फिर ग्राफिक कार्ड का इतना 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 कुछ खाता है, वो तो जला देता है उसको कभी कभार, ओवरक्लॉक कर दो तो। ठीक है, देखो जैसे मैं पीडीएफ मॉम में लिख रहा हूँ, तो इसको क्या इनपुट में क्या चाहिए ना, एक पीडीएफ फाइल चाहिए, तो मैं इसको भी सप्लाई कर सकता हूँ रैंडम कुछ भी डाटा, जैसे एक क्रैश हो जाए। बट अभी के लिए तो मैं यही कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड्स, और यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुआ, ओके हो गया, इसमें छुपाया हुआ था सैंपल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो कितना सारा आउटपुट आ रहा है, कितना सारा आउटपुट आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर ऐसे कुछ सेगमेंटेशन फॉल्ट है, इसको हम ग्रैब कर सकते हैं इस तरह से। वेट, मैंने यहाँ पूरा नहीं सप्लाई नहीं किया था। ग्रैब हाइफन आई लगा देते फॉर केस इनसेंसिटिव सेगमेंट, टी ए टी आई वर्ड स्पेलिंग जो भी रहती है, सेगमेंट टी ए टी आई वर्ड सेगमेंटेशन। नहीं मिला है, और मैं इसको पूरे को यहाँ पे सेव भी कर सकता हूँ, उसके अंदर भी सर्च कर सकता हूँ इस तरह से पूरे आउटपुट को, कि कहीं मिल रहा है क्या, कहीं नहीं मिल रहा है क्या, है ना, वो सारी चीज। और इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से अगर मेरे को देखना है तो हाइफन टी लगा सकता हूँ कि किस पे रोड पे किस किस चीज पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा फास्ट है इस टाइम पे, तो मैं कुछ इसको रोकने के लिए तो कुछ नहीं कर सकता इस टाइम पे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में स्लीप फंक्शन तो नहीं डाला है। अ, बाकी कुछ इस तरह से आपकी फजिंग काम करती है। ठीक है, हाँ यहाँ पे आ नहीं रहा होगा कोई भी सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्योंकि देखो ये तो अच्छा खासे मैं प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ इस टाइम पे। आप कोई दूसरा प्रोग्राम उठाओगे तो शायद उसके अंदर आ जाए। बस मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। ऐसा ही सेम फजिंग का कंसेप्ट, इसको मैं शेयर कर दूंगा, इसकी चिंता मत करना, इसको मैं पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, ये बहुत अच्छा है आपका। इसको पढ़ लोगे ना तो आपको फजिंग का अब समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से होता है। ठीक है, इतने को और भी बाइनरी इसमें टेस्ट किया है, नीचे एंटीवर्ड नाम की बाइनरी भी टेस्ट किया है, इसके इसमें सेगमेंटेशन फॉल्ट भी मिले बहुत सारे। उसके बाद एम प्लेयर, एफ एफ एम पी जी पे भी किया है ना, उसमें उसमें भी मिला है इसको एक। तो कुछ इस तरह से आप ढूंढ सकते हो। वैसे खुश मत होना ज्यादा, क्योंकि इस तरह से नहीं मिलते, इसमें भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है आपको। और टाइम देने के बाद अगर आपको मिल भी जाए ना, तो पॉसिबिलिटी ही होती है वहां पे कि यार हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा बग एग्जिस्ट करे, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ और कुछ गड़बड़ हो गई हो, बट पॉसिबिलिटी ही होती है वहां पे। ठीक है, आप नहीं कर सकते पता है उसको। मैं पीडीएफ मोम को हटा देता हूँ, ये जो भी फाइल बनाई है इसमें पता नहीं क्या है। एक चीज और हम ट्राई कर सकते हैं, अगर भी हो जाए तो फज कोड के अंदर, वरना मैं तो करने ही वाला था। फज कोड, और यहाँ पे डॉट स्लैश इन स्लैश सीड, यहाँ पे पहले सेव कर लेते हैं आउट, RESULT आउट। इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन रहा होगा, क्योंकि ये जो हाइफन डी का जो आउटपुट आ रहा है ना, क्या बोलेंगे, ये सॉरी हाइफन डी का जो आउटपुट आ रहा है, ये मेरे ख्याल से इसमें एच टी डी एरर पे प्रिंट हो रहा है, मतलब एच टी डी एरर फाइल डिस्क्रिप्टर यूज कर रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे जब रिडायरेक्ट किया तो ये रिडायरेक्ट नहीं हुआ है फॉर सम रीजन, पता नहीं। ठीक है, तो ग्रैब आप लोग करके देख सकते हो, है ना, इस तरह सर्च भी कर सकते हो, इसकी बड़ी चीज नहीं है। बट ये बस समझने के लिए आपका जेड जेड हुआ। असली जो चीज है आपकी ये है AFL। मेरे पास यहाँ पे नहीं है, बट मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। देखो, ये जाऊंगा मीडिया रूट, इसके अंदर AFL वर्क्स, AFL प्लस प्लस। देखो ये आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। मैं जरा इसको हटा दूँ, इसको इसको भी, इसको भी AFL प्लस प्लस STDIN ट्यूटोरियल, ओके, इंस्टॉल गिटअप। यहाँ पे इस गिटअप पे जाकर के इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अ, इसको डॉकर में मत यूज करना, इसमें डॉकर फाइल दी गई है क्या? अगर दी भी गई है ना तो इसको यूज मत करना डॉकर के अंदर, ठीक।
के अंदर आप यूज कर सकते हो, बट डॉकर के अंदर मत यूज करना इसको, ठीक है। और यहाँ पे बिल्डिंग एंड इंस्टॉलिंग किस तरह से इंस्टॉल, देखो डॉकर के साथ मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ आप इससे। मेरे साथ दिक्कत हुई है, पता नहीं इसमें होती तो नहीं है नॉर्मल के, पर मेरे साथ हुई है तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मत करना है ना। और यहाँ पे किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो, किस तरह से नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मेक करके इसको कंपाइल कर सकते हो, वो सारी चीजें छोटी मोटी चीजें, इनको तो मैं नहीं बताने वाला, है ना, एडवांस टॉपिक चल रहा है तब तो बिल्कुल नहीं। और ठीक है चलो, इतना आपको लोग कर लोगे, बस इसका मेरे को लिंक देना पड़ेगा, उसके बाद मेक क्लीन और करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा ये तो आपको कंपाइल करने का स्टेप है, इसको इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शन कहाँ है यहाँ पे? अच्छा इसके अंदर है क्या ऐप इंस्टॉल AFL? अच्छा हाँ ठीक है, तो आपके इस काली के रिपोजिटरी के अंदर भी है AFL, तो आप इंस्टॉल करना AFL नहीं AFL प्लस प्लस, है ना, इसको इंस्टॉल करना आपको, ठीक है। बस ऑलरेडी इसका वो बाइनरी पड़ा है, तो मेरे को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद, कंपाइल करने के बाद मेरे पास ये बाइनरी आ गई AFL फज, और बहुत सारी बाइनरीज आ गई, बट हम लोग अभी इस टाइम पे तो फोकस करेंगे AFL GCC पे। जी एक तो रहता है आपका GCC, एक हम लोगों ने बना दिया AFL GCC। इसकी मदद से क्या रहता है कि हम कंपाइल जब करते हैं ना फाइल को, कोई भी सोर्स को उठाकर उसको जब उसको कंपाइल करते हैं तो हम उसी हिसाब से कंपाइल करते हैं, जिससे जो डिबगर हो उसको डिबग करते टाइम कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नॉर्मल कंपाइलर क्या रहता है, नॉर्मल कंपाइलर का काम क्या रहता है कि थोड़ी सी प्रोटेक्शन लगा दे, ये लगा दे वो लगा दे, और यूजर के लिए अच्छा बना दे इसको। बट जब मैं बात करूं हैकर के लिए अच्छा बना दे, हैकर को इजी रहे एक्सप्लॉइट करना, तो मैं बात करूंगा AFL GCC की, या फिर AFL क्लैंग की, या फिर AFL C प्लस, सॉरी AFL क्लैंग प्लस प्लस की, या फिर AFL G प्लस प्लस की। G++, क्लैंग प्लस प्लस, C++ कंपाइलर्स हैं, AFL क्लैंग C कंपाइलर है, और AFL GCC भी C कंपाइलर है आपका, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी आपके सिस्टम के अंदर, नहीं तो फिर एरर देगा। क्योंकि मैंने बताया देखो बहुत ज्यादा CPU का यूज होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा। यहाँ पे मैं कैट करता हूँ, क्या बोलेंगे, अजिन /notes। इसके अंदर देखो मेरे कुछ चीजें यहाँ पे, इसको मैं शेयर कर दूंगा, इसके लिंक्स और ये जितनी चीजें, इसको मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे। और शेयर यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे, कमांड्स दिए ना डू बिफोर यहाँ पे इसके अंदर। तो ये बेसिकली बता रहा है कि जितने भी CPU के कोर्स है ना आपके, उनके अंदर ना डाल दो कि परफॉर्मेंस डाल दो, मतलब बूस्ट करने के लिए है आपका, कुछ कुल मिला के पावर सेविंग सेविंग पे अगर चल रहा हो तो, है ना। पहले इसके अंदर जाना है आपको, सिस के अंदर, डिवाइस के अंदर, सिस्टम के अंदर, CPU के अंदर, उसका एको परफॉर्मेंस सबके अंदर डाल दो, है ना, इस कमांड की मदद से, ठीक है। अच्छा टी करके एक कमांड रहती है, इसका काम ये रहता है कि अगर वैसे मैं लिखूँ ना एको होस्ट, और मैं इसको कर दूँ टी, और मैं टी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसे kingpin.txt कुछ भी दे दूँ ना, ping.out, तो यहाँ पे तो प्रिंट होगा ही होगा ये, है ना, डिस्प्ले पे, और किंगपिन के अंदर भी चला जाएगा ये, ठीक है, kingpin.out के अंदर भी चला जाएगा ये कंटेंट। छोटा सा कमांड इसलिए बता दिया मैंने, शायद काम आ जाए आपके, मेरे तो बहुत आता है kingpin.out, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे रिडायरेक्ट करके करते हैं ना, इस तरह से ऐसे रिडायरेक्ट करके kingpin.out, तो इस पे नहीं शो करता है ping.out, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है टर्मिनल, बट इसके अंदर चला गया होगा, इसके अंदर चला गया, तो मैं टी का यूज करता हूँ। जैसे मान के चलो अगर मेरे को nmap रन करना है ना, वैसे nmap पे OA आपका ऑप्शन रहता है, जैसे आउटपुट आ जाता है, बट फिर भी जस्ट एन एग्जांपल। और ये आपको करना पड़ेगा आपको कि कोर डाल दो इसके अंदर, कोर पैटर्न्स के अंदर। ये पैटर्न रहता है आपका कि जब कोर फाइल डंप हो ना आपकी, तो किस तरह से आपका पैटर्न होना चाहिए उसका, पैटर्न, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पैटर्न होना चाहिए कि हाइफन पी, कुछ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, शायद PID के लिए, उसका यूजर के लिए पता नहीं, और टाइम फॉर टाइम, ई ग्रुप ID के लिए रहेगा, ये पता नहीं मेरे को, है ना। तो कुछ ऐसे, बट इसको मैं बस सिंपली रिप्लेस करता रहा कोर्स पूरे को, तो वो AFL के लिए ईजी रहता है, उससे काम नहीं करेगा नहीं तो। मान के चलो आपके पास AFL से काम किस तरह से किया जाता है, मेरी एक और चीज सुनो, जब तक आपकी सी अच्छी नहीं होगी तब तक फजिंग मत ट्राई करना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा फजिंग में जब तक आपकी सी नहीं अच्छी होगी, और अच्छी से मतलब बहुत अच्छी, जितना अच्छी कर सको उतना अच्छी,
क्योंकि जब फजिंग आप करते हो ना, तब उस टाइम पे आपको कंपाइल और ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं प्रोग्राम्स को। जब आप पे कंपाइल करना नहीं आएगा यार प्रोग्राम्स को, सी के प्रोग्राम्स के बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं आपके, तो आप क्या करोगे उसमें, है कि नहीं? तो जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, फॉजगॉट नाम का एक डायरेक्टरी है। ये मतलब जैसे रहता है ना कि एसक्यूएल इंजेक्शन लैब्स, तो ये जो फजिंग लैब्स है ये फजगॉट है, ठीक है। ये छोटा सा बाइनरी है इसका। तो बाइनरी आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। आर एम सन मेक फाइल के अंदर रहेगा, इसको कोई ऑप्शन हटाने का। मेक फाइल क्या चीज होती है, ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे क्लीन है ऑप्शन, मेक क्लीन में करता हूँ, हट गया। ये देखो, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो गिटहब, सॉरी फजगॉट, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और को थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। तो यहाँ से इसको आप लोग कॉपी कर लेना, जो भी जैसे भी आप करना चाहो। उसके बाद ऐसे मेक इंस्टॉल लिखोगे तो इंस्टॉल करके देता है। यहाँ पे चीज ऐसी है कि ना ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए दिखाया हुआ है मैंने आपको ये। बाकी आप करोगे तो रियल लाइफ टेस्टिंग ही। और अगर आपको मिले ना तो प्लीज यार बताना जरूर मेरे को, ठीक है, क्योंकि मैं तो ज्यादा करता नहीं इस पे काम। अ, मेरे को बस अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैं पढ़ के छोड़ देता हूँ, बाकी मैं काम इतना करता नहीं बग वग पैसे वैसे के लिए, ठीक है। मिले तो अच्छी बात है इसका। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी सी प्रोग्राम बड़ा सा कोई सोर्स कोड है, उसका अगर आपको स्ट्रक्चर समझना हो ना, तो हमेशा डॉट एच फाइल को खोल लो। डॉट एच फाइल को खोलो, यहाँ पे स्ट्रक्चर सारे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये भी बता दिया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा इसके अंदर। और तो कुछ नहीं है इसमें बताने लायक। लाइसेंस वाइसेंस छोड़ो, मेक फाइल को जरूर पढ़। मेक किस तरह से काम करता है, मेन मेक, अगर इसके अंदर मैं बोलूँ तो हाँ। तो जेएनयू का ये जो मेक यूटिलिटी है किस तरह से काम करती है ना, वो जरूर देख लेना आप लोग। कंपाइलेशन में बहुत काम आती है आपकी। देखो, इस मेक फाइल के अंदर ना, चलो मैं थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूँ मेक फाइल के अंदर। इसके अंदर देखो सीसी नाम का एक वेरिएबल है। इसमें अच्छा मैंने वैल्यू ये की हुई है, चलो कोई बात नहीं, इन्वायरमेंट वेरिएबल से भी उठा सकते हैं इसको। तो सीसी रहता है आपका कस्टम कंपाइलर। सीसी का मतलब फुल फॉर्म रहता है कस्टम कंपाइलर। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं सीसी में, ये वैल्यू दे दी मैंने, मीडिया रूट, जो भी डायरेक्टरी, जो भी हमारा पाथ है, एएफएल जीसीसी का कंपाइलर का, एएफएल कंपाइलर का, ठीक है। यहाँ पे एएफएल क्लैंग भी दे सकता हूँ मैं, मन करे तो मेरा मेरा जो मन करे वो कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ डीईपीएस यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है ना। और लिब्स हाइफन एलएम यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ऑप्शन है जो यूज करेंगे। और उसके बाद हाइफन ओ आउटपुट फजगॉट में देगा, और सी फ्लैग्स कौन कौन से रहेंगे, हाइफन आई रहेगा, कैपिटल आई रहेगा। और उसके बाद ये पता नहीं किस काम में आता है वो, भूल चुका हूँ मैं इसको बिल्कुल, ठीक है। का मतलब रहता है, ओके, जो भी रहता है ये कंपाइल करके देगा मेरे को फजगॉट, अगर मैं यहाँ पे मेक फाइल करूँ। बट इसको ध्यान रखना कि जब भी किसी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, इसका खुद का एएफएल का खुद का प्रोग्राम हो, एएफएल गिटहब, एएफएल एएफएल गिटहब में इसकी खुद की जो मेक फाइल होगी ना, आप लोग देखोगे इसके खुद की मेक फाइल के अंदर कहीं ना कहीं यूज कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, इस तरह से नहीं, ये तो जी मेक यूज कर रहा है। कॉन्फ़िगर है क्या इसके अंदर? चलो छोड़ो। दूसरा कोई सॉफ्टवेयर जैसे कि ओपन, अभी मेरे को याद और नहीं आ रहा कौन कौन सॉफ्टवेयर। नहीं लोकी वाले में, बट मैंने अच्छा लोकी वाले में, हाँ मैंने उसमें सीसी वेरिएबल को उतना कुछ था नहीं ना उसके अंदर, तो मैंने सीसी का यूज किया भी नहीं उसके अंदर। बट आप चेंज कर सकते हो शायद उसके अंदर। गिटहब सी यार जी वॉलेट्स, मिनी वॉमिटिंग सिस्टम। नहीं यार, इस तरह से लिखना भी नहीं चाहिए, मेरे को पता नहीं क्या देगा वो। सी को कोई बाइनरी याद आ रही है, अच्छा हाँ नेट कैट यार, गिटहब नेट कैट फॉर लिनक्स से, फॉर लिनक्स।
इसको मैं जरा ओपन बी एच टी केस में जाता हूँ। इसमें मेक फाइल में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये है देखो यहाँ पे CC केस के अंदर यूजर है। तो मेरे ख्याल से उसे कंपाइलर ऑलरेडी असाइन कर दिया हुआ है इसके अंदर इसने। करंट डायरेक्टरी इंक्लूड, इस चीज की बात कर रहा था मैं आपको कि आपको मेक फाइल आना चाहिए, किस तरह से आप पढ़ोगे। तो इसमें मैं अगर आप देखना चाहूँ यहाँ पे कि किस तरह से कंपाइल हो रहा है, तो किस कंपाइलर का यूज कर रहा हूँ और उस कंपाइलर को मैं चेंज किस तरह से कर सकता हूँ ना, तो वो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, वो मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा। ठीक है, तो बिफोर इंक्लूड दैट बिल्ड डू दिस मेक मेक के अंदर नो आइडिया। के इनके लिए हर किसी के लिए मेक फाइल अलग बनी होगी पिन के अंदर, वहां जा करके ये इस पे देखना बेकार है। अरे कोई एक छोटा सा प्रोग्राम मिल जाए मेरे को हेल्प है तो सही है मेरे पास, रुको मैं भी कहाँ ढूंढ रहा हूँ। जैसे जैसे पिन यूटिल्स का एक प्रोग्राम है, पिन यूटिल्स का पिन यूटिल्स का है नहीं। चलो इसको देखते हैं, MPG3 इसको देख लेते हैं। इसके अंदर अगर मैं देखूं यहाँ पे, अच्छा ये बाइनरी रखी हुई है पूरी मैंने MPG3। देखो यहाँ पे मेक फाइल रहेगी शायद एक। अच्छा कभी कभी मेक फाइल होती भी नहीं है, किसी और तरह से भी कंपाइल कर सकते हैं हम लोग, मेक फाइल से नहीं करना है तो मेरे को। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो सी फ्लैक्स का यूज कर, काफी सारे वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कॉल हो रहे हैं वेरिएबल्स, तो कहीं ना कहीं CC भी रहेगा आपका, है ना। तो उसका हम लोग यहाँ पे हटा करके, मतलब जो भी रहेगा, जैसे सी फ्लैक्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, सी फ्लैक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सी फ्लैक्स मतलब कंपाइलर फ्लैक्स आपके, तो कहीं ना कहीं आपका कंपाइलर यूज कर रहा होगा ऊपर ही, तो उसको मैंने चेंज करके कहीं ना कहीं AFL का रेफरेंस जरूर दिया हुआ है इसमें, नहीं तो फिर मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में लगाया होगा वो आपका, है ना। तो कुछ इस तरह से काम किया जाता है इसके अंदर। और अगर इसके अंदर आपको ना दिखे ना आपका CC वाला फ्लैग, तो आप क्या करोगे कि वेट अ मिनट, इसके अंदर अगर ना दिखे, है कि नहीं इसके अंदर, चलो नहीं दिख रहा अभी, हम अपने को नहीं दिख रहा है, तो डॉट स्लैश कॉन्फ़िगर नाम की फाइल है यहाँ पे, हाँ कॉन्फ़िगर नाम की फाइल है यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉरी बैट करूंगा कॉन्फ़िगर नाम की फाइल को, और जब कॉन्फ़िगर नाम की फाइल को बैट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है चलो हाँ ये सही है। तो कॉन्फ़िगर करते टाइम पे मैं क्या करूंगा, जो CC की वैल्यू है उसको AFL सेट कर दूंगा, AFL का जो भी पाथ है हमारा, AFL GCC का इस टाइम पे तो बहुत बड़ा पाथ है, तो जो भी पाथ है मेरा वो मैं सेट कर दूंगा यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते टाइम, डॉट स्लैश कॉन्फ़िगर है ना, यहाँ पे लिखूंगा और इस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं मेक कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी चीज कॉन्फ़िगर हुई होगी कि यार ये पाथ हुआ है, ये पाथ हुआ है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठाता है कॉन्फ़िगर, और बाकी सारी जगह से उठाता है ना, कौन से कंपाइलर यूज करना है। तो मेक करने के बाद जो कंपाइल होके आएगा ना प्रोग्राम, वो हमारा AFL से कंपाइल होके आएगा। अब इसमें अंतर क्या रहता है ना AFL प्लस प्लस से कंपाइल करने पे, तो जैसे मान के चलो इस टाइम पे फज कोड को कंपाइल कर रहा हूँ, एक फाइल के अंदर चेंज किया मैंने, इस फज कोड को मैंने कंपाइल किया, ठीक है, और CC के अंदर ये लगा दिया AFL GCC, यहाँ पे लिखूंगा मेक ऑल। ठीक है, तो देखो कितना टाइम लगा रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा कर रहा होगा ये, कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा कर रहा होगा ये। एक तो देखो इसने आउटपुट दिया आपको AS मैं बताऊंगा भी क्या है ये चीज, और एक है ये फजगोट, सिंपल फजगोट। तो मैं अगर सिंपल फजगोट को यहाँ पे चलाऊं, ये बोल रहा है कि कोई जेसन फाइल चाहिए इसको, मतलब कोई फाइल चाहिए जिसके अंदर जेसन आउटपुट रहे रहे इनपुट जेसन आउटपुट रहे। ठीक है, तो वो चीज मांग रहा है मेरे से, तो वो अभी सप्लाई कर देंगे इसको, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो अगर मैं इसको क्रैश करूँ ना, पहले चलो इसको वो चेक कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, चेक सेक प्रोटेक्शंस। तो इसमें ये इनेबल्ड है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो रहना चाहिए वो चीज है, स्टैक कैनरी नोट, मतलब एक एक प्रोग्राम के अंदर एक चीज, एक प्रोग्राम के अंदर एक रियल लाइफ सिनेरियो वाले प्रोग्राम के अंदर जो चीज इनेबल्ड रहती है, जो चीज डिसेबल्ड रहती है, वो यहाँ पे इनेबल्ड और डिसेबल्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ gdb डॉट स्लैश फज गोड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इन्फो फंक्शंस। देखो दुनिया भर के फंक्शंस दिख रहे हैं, जिसके अंदर मेरे को दिख रहा है AFL के फंक्शंस, यहाँ पे कुछ तो ऐड किया है AFL ने अपना,
खुद का। और देखो क्या ऐड किया है, एक सोर्स कोड भी ऐड कर दिया इन्होंने डिबगिंग करने के लिए, यूजर के लिए इजी हो जाता है। अब जैसे अगर मैं मान के चलो मैं ना मेन फंक्शन पे डिसअसेंबल लिखता हूँ, डिसअसेंबल मेन, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, पर ये जेफ के अंदर है, ठीक है, और किसी के अंदर मेरे को मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, मैंने जेफ के अंदर ट्राई किया बस ये। तो आप लोग किसी और पे ट्राई करो तो वो मेरे को नहीं मालूम। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँ, अच्छा ये लॉग भी क्रिएट करता है, तो यहाँ पे लॉग फंक्शन ही बना हुआ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ 74 पे डालता हूँ मैं 4, और करता हूँ कंटिन्यू, सॉरी रन, ठीक है। अब देखो जहाँ पे ब्रेक पॉइंट आया ना, जहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट आ रहा है वहां पे नीचे सोर्स कोड दिखा रहा है पूरा पूरा कि कौन सी लाइन में, कौन सी फाइल की, कौन सी लाइन, मेन.सी की 118 लाइन पे, मेन.सी की 118 लाइन पे ये कोड रहेगा, यहाँ पे आके रुका है या यहाँ पे आके एरर आया है, इस तरह से दिखा सकता है मेरे को ये आपका रहता है इसके अंदर कुछ। अच्छा देखो इसके बारे में भी बताऊंगा अभी, एएसएम के बारे में, इसमें क्या रहता है, ठीक है। ठीक है चलो, अभी एएफएल यूज करते हैं हम लोग, एएफएल फज नाम का एक बाइनरी, उसको यूज करते हैं हम लोग। वो कहाँ पे रखा हुआ है हमारा, डॉट डॉट स्लैश एएफएल प्लस प्लस के अंदर रखा हुआ है, एएफएल एएफएल प्लस प्लस हमारा, अच्छा हाँ एएफएल प्लस प्लस, यहाँ पे तो पीडब्ल्यूडी पूरा कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं, वेट, ये नहीं खोलना था, पूरा कॉपी किया, और ये 5 क्यों खोला हुआ है मैंने यहाँ पे, 4 क्यों है, और ऐसे ही चलो ठीक है। ये मैंने पूरा पाथ यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा एएफएल फज, ठीक है। इसको लिखने में देखो बहुत सारे आपके ऑप्शन आ रहे हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हो एक बारी को, बट मैं थोड़ा सा सिंपल सा इसको सिंपल तरह से मैं बता देता हूँ। जिस तरह से हम लोग इनपुट इनपुट हम लोग देते हैं ना किसी भी प्रोग्राम को, जैसे इमेज फाइल देती तो उसके लिए एक डायरेक्टरी बनाते हैं हम लोग पहले, कि बहुत सारे इनपुट अगर आपको सप्लाई करने हैं, और बहुत सारे इनपुट्स के अंदर, इनपुट फाइल्स के अंदर अपने को चेंजेस करने हैं, जैसे ये इस इनपुट के अंदर, इस इनपुट फाइल के अंदर चेंज करना है, उस इनपुट फाइल के अंदर चेंज करना है ना, रैंडमनेस कहाँ लगानी है, उस इनपुट फाइल के अंदर, उन सारी इनपुट फाइल्स के अंदर लगानी है, तो वो मैं लगाऊंगा, वो मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा हाइफन आई, और इनपुट फाइल्स इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, एक जेसन फाइल रहेगी जैसे इसके अंदर सीड, ठीक है, तो ये जेसन फाइल ही तो है आपकी, बट इसमें थोड़ा सा इन्होंने एरर दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इस एरर को ठीक भी कर सकता हूँ, बट इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ भी कंटेंट डालता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। एएफएल देखो, एएफएल आपको बहुत स्मार्ट है, आपको ऐसा लगेगा जैसे एआई काम कर रही है, बट एआई नहीं होते, पूरा पूरा लॉजिक है और बहुत गंदा कंसेप्ट है इसको बनाने का। इसको बनाने वाले को पता नहीं, हैकर्स तो नहीं बोलेंगे हम लोग, बट जो भी है बहुत लंबे चौड़े मैथमेटिक्स मैथमेट जो जैसे भी बोलते हैं उस वर्ड को, गणितज्ञ रहते हैं आपके, तो वो लोग बनाते हैं ऐसी चीजों को, हैकर्स तो नहीं रहते वो, इसको बहुत गंदा कंसेप्ट है इसको बनाने का, है ना। मैं यहाँ पे हाइफन आई देता हूँ फॉर इनपुट डायरेक्टरी, जहाँ पे भी फाइल्स रखी हुई हैं आपकी, तो इनके अंदर रखी हुई है, इनके अंदर इनपुट फाइल्स के अंदर मेरे को नहीं मालूम क्या रखा हुआ है, इनके अंदर रखी हुई है, तो इनमें दे दिया, और हाइफन ओ देता हूँ फॉर आउटपुट, मतलब जितनी भी आउटपुट सेव करना हो इसको, जितने भी क्रैशेस आ रहे हो, जो सारी चीजें आ रही हो, हाइफन ओ और आउट के अंदर सेव कर दो, आउट आपकी एम्प्टी डायरेक्टरी रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बाइनरी दूंगा कोई भी, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे बाइनरी बताने के लिए कि इससे आगे जितनी भी चीजें वो कमांड है हमारी, इस तरह से, है ना, ऐसे डबल टाइम से लगा सकता हूँ मैं आपका, को इस छोटा छोटा कर दो, बड़ा कर दूँ, तो ओके बड़ा, ठीक है। तो बड़ा करने पे ये आया मेरा यहाँ पे इस तरह से, तो हाइफन हाइफन दो तरह से लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे दो हाइफन लिख सकता हूँ, और उसके बाद बता सकता हूँ आगे जितना भी हाइफन, दो हाइफन लिखने के बाद कि आगे जितना भी शेयर है वो आपका कमांड है, तो डॉट स्लैश फज कोड, और यहाँ पे मैं देता हूँ @ जब लगाया मैंने, जब इसको इस जगह पे यानी उसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में उसको फाइल की जरूरत है, मैं @ यहाँ भी लगा सकता हूँ, है ना, दो बारी, तो वो बोलेगा कि यहाँ पे भी सप्लाई कर दो उस फाइल को, ठीक है, रैंडम रैंडम कर देगा वो, जो भी रैंडम रिजल्ट आ रहा है ना उसको यहाँ पे लगाएगा वो इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से उसका सिंटेक्स रहता है। अब जैसे मैंने चीज बताई थी खुद मैंने नहीं करी अभी तक, तो मैं जरा ये कर दूं पहले फटाफट से, कि पहले कुछ चीजें करनी पड़ती है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया, और ये भी लिखना पड़ेगा,
देखो अब अपना पे स्टार्ट हो जाएगा ये, मतलब वापस से कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये अपना पे स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को मालूम है देखने में, बट उतने कॉम्प्लेक्स है। तो देखो यहाँ पे देखो चीजें दिखा, आप लोग पढ़ सकते हो, देखो इतना कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं है देख यहाँ पे पढ़ने में। पर इतना यहाँ पे फोकस रखना कि सेव्ड क्रैशेस कितने, 6 क्रैशेस सेव्ड, और टोटल क्रैशेस कितने, 10 क्रैशेस, 7 सेव्ड। इतने सेव्ड वालों पे ध्यान रखना, क्योंकि वो बोल रहा है कि यही यूनिक है शायद हमारे ख्याल से, उनको उसको ऐसा लगता है कि वो तो शायद जो यहाँ पे 10 आए हुए हैं ना, तो 10 तो बेकार है, जो 7 आए हुए हैं उन्हीं को सेव किया है मैंने, क्योंकि वो शायद मेरे को लग रहा है वहां पे कुछ हो। वो स्मार्ट है काफी, वो नहीं फेल होगा जगह जगह पे। उसके बाद कितना सीपीयू जो यूज हो रहा है वो 25%, 37%। ये 100% पे हो जाता है अगर आप अच्छी खासी बाइनरी रन कर रहे होते हो और अच्छे खासे रिजल्ट्स रन कर रहे होते हो। अभी तो मैंने इनपुट फाइल के अंदर एक ही दिया है। ठीक है, और और तो कुछ यहाँ पे है नहीं वैसे बताने का कि स्पीड कितना स्पीड ले रहा है, तो कुछ मैं क्या ही बताऊँ इसमें। फेवर्ड आइटम्स नहीं, ठीक है इतना ही कुछ है बस इसमें। अब देखो हमारे पास आपके कितने रिजल्ट आ गए, 8 रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। CTRL-C, टेस्टिंग अबॉर्टेड बाय द यूजर, वी आर डन हियर, हैव अ नाइस डे, लिख के आ गया। मैं करता हूँ आउट के अंदर जितना भी कंटेंट है, लिस्ट लिस्ट इसके अंदर डिफॉल्ट निकला। डिफॉल्ट के अंदर अगर हम देखें तो हम दुनिया भर की चीजें दिख रही हैं, बट अपने को देखना है कैट करने के बाद क्रैशेस पे। एलएस कर लेता हूँ यहाँ पे क्रैशेस को मैं। तो देखो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं, यहाँ पे मेरे को बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं। ये फाइल्स है, कोई वो नहीं है टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरे को यहाँ से कॉपी करूँ और इसको कैट करने की कोशिश करूँ, वेट, तो ये देखो, तो यानी ये जो क्रैश हुआ है ना, ये जो क्रैश हुआ है इस आर्गुमेंट को देने पे हुआ है, इस आर्गुमेंट को देने पे हुआ है एक क्रैश। ठीक है, अब मैं इसको एनालिसिस किस तरह से करूंगा, अब मैं इसकी एनालिसिस किस तरह से करूंगा। डॉट स्लैश फजगोट, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। तो आर्गुमेंट में ये देना था ना, फाइल नेम में तो देना था, सॉरी ये तो फाइल नेम, हाँ ये फाइल नेम है हमारी। फाइल पाथ है जहाँ पे भी वो जहाँ पे भी वो एरर दे रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट दे रहा है। तो डॉट स्लैश फजगोट, इसको मैंने दे दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद ये बोल रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट, यानी ऐसे ऐसे अगर आप इस तरह से कुछ इनपुट डाल रहे हो ना, तो इस तरह से आउटपुट आएगा आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट के साथ। उसके बाद फर्स्ट कोड, अगर हम अब यहाँ पे देखना डिफरेंस क्या है, ASAN। ठीक है, तो ये आपका ना एड्रेस सैनिटाइजर रहता है, एड्रेस सैनिटाइजर रहता है आपका। इसमें क्या रहता है, ये वैसे अलग से भी आता है, बट इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है FFUF के, सॉरी AFL के अंदर। FFUF अभी तक रखा हुआ है मेरे दिमाग के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना चीजें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है कि कहाँ पे आपका हीप ओवरफ्लो, अच्छा हीप ओवरफ्लो हुआ है यहाँ पे। ऐसे बोल रहा है कि हीप बफर ओवरफ्लो हुआ है यहाँ पे, स्टैक वाला नहीं है, हीप बफर ओवरफ्लो हुआ है। किस बेस पॉइंटर क्या था उसका भी यहाँ पे मिलेगा, बेस पॉइंटर क्या था, PC क्या था, है ना, प्रोग्राम काउंटर किस पे था, ये बता रहा है। और ये शायद मेरे ख्याल से स्टैक मेमोरी के बारे में बता रहा है, पता नहीं, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करके देता है। और ये बता रहा है, हैक्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं चीज कि पॉइजन बाय द यूजर कितने, कुक एरे कुकी AC, वो सारी चीजें छोड़ो इनको। बट कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट देता है, इतना सा इसमें समझ लेना आप, ASAN के अंदर, ASAN, है ना, एड्रेस सैनिटाइजर रहता है बेसिकली। आप किसी बाइनरी के साथ इंक्लूड कर सकते हो कंपाइल टाइम पे। अभी हाँ GDB से एनालिसिस करके देख लेते हैं एक बार इसी पर। मैं जरा उस फाइल को कॉपी कर लूँ, पाइथन पूरे को, ओके कॉपी किया। उसके बाद यहाँ पर GDB डॉट स्लैश फजकोट इन्फो फंक्शंस। अच्छा मैं यहाँ पे एक चलो ब्रेक पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे रन करता हूँ सीधा और इस फाइल के साथ करता हूँ। ये देखो, तो देखो अब यहाँ पे जब sig ACP आया ना मेरे पास, यहाँ पे sig ACP, तब उस टाइम पे देखो मेरे को कोड भी दिख रहा है, सोर्स कोड की फज कोड डॉट सी के अंदर 224 लाइन पे यहाँ पे एरर आ रहा है हमारा। तो नहीं वैल्यू वैल्यू के अंदर, सॉरी वैल्यू से जब हम इस वैल्यू का जब हम ये टाइप वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं तब एरर आ रहा है मेरे को। तो इसका मतलब ये है कि टाइप वेरिएबल से या तो नल होगा या फिर कुछ ऐसा होगा कि कुछ ऐसा एड्रेस होगा यहाँ पे कि ये मेमोरी करप्शन एरर दे रहा है मेरे को, sig ACP आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं चेकआउट कर सकता हूँ वहां पे जाकर के।
ठीक है। अगर मेरे को कोई ऐसा दिख रहा है कि हाँ यार इसको तो एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, जिस तरह से हम लोग को करते हैं ना अभी तक, जब तक वो नहीं बनेगी ना मेथोडोलॉजी आपकी, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे उन चीजों की, तब तक इसका आगे नहीं कर पाओगे सॉल्व आप, है ना। और वो खुद भी नहीं करा पाऊंगा आप लोगों से। और हर हर सिनेरियो में अलग रहता है वो, हर सिनेरियो में अलग। तो 224 लाइन पर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं इसकी कि फक गॉड डॉट सी 224 गो टू। ओके, तो 224 पे वैल्यू के अंदर ये आ रहा है हमारा, और वैल्यू जेसन वैल्यू नाम का एक स्ट्रक्चर है, जेसन वैल्यू नाम का स्ट्रक्चर है। और जेसन वैल्यू जरा देख लो एक बार, जेसन वैल्यू कहाँ पे है, जेसन इस मतलब इसी तरह से आप लोग को करना पड़ेगा वो, देखो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना इजी भी नहीं रहता जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को, सी आनी चाहिए। वैसे स्ट्रक्चर उसके अंदर रहेगा ना, आप इसके अंदर थोड़ा ना होगा। हाँ, तो जरा जेसन स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा आपका, फज गोट डॉट एच के अंदर जेसन, क्या था ना, फिर भूल गया चीज, जेसन। हाँ जेसन वैल्यू है। तो मेरे पास अच्छा अंडरस्कोर वाली है क्या, अ, ठीक है, जेसन वैल्यू एच टी जेसन अंडरस्कोर जेसन वैल्यू। ओके हाँ, तो ये वाला है पेरेंट और टाइप वाला, ठीक है, ये चीज है आपकी। यहाँ पे अब जेसन टाइप को भी मेरे को देखना पड़ेगा, तो ये सारी, अच्छा जेसन टाइप को देखना पड़ेगा, जेसन टाइप स्ट्रक्चर कौन सा रहता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं टाइप के अंदर एरर आ रही है 100%। तो जो टाइप है हमारा, इसका वैल्यू नल या फिर कुछ ऐसी वैल्यू हो रही है जिसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हमारा जो कर्नल है, या फिर हमारे प्रोसेसिंग टाइम पे, इसलिए एरर आ रहा है हमारा। इसको मैं वापस से अगर जीडीबी के साथ रन करूँ और इसको इस तरह से करूँ, और मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लूँ कहाँ पे, इस वैल्यू पे। अच्छा पहले जरा चेक चेक करके देखूंगा, सी एच सी के एस सी, यहाँ पे मेरा एन एक्स पे टर्मिनल है, पाई पाई इनेबल्ड है। ओके, तो मैं नहीं कर सकता, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पूरा पूरा ये एस टी आर टी लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, क्विट करता हूँ, सेट आर्क्स कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक करता हूँ इस जगह पे। अरे यार, ये बड़ी दिक्कत है, फंक्शन नेम को इसको किस तरह से डिफाइन करूंगा, यहाँ पे एड्रेस ही लेना पड़ेगा मेरे को। ये गलत चीज करी इन लोगों ने। ओके, अब बात थोड़ी सी टाइम में समझ में आई, क्योंकि आप आवाज थोड़ा ऐसे ही आ रहा था आपका। हाँ, तो मेरे पास स्टैम्प इसका वैल्यू ये है, स्टैम्प इसका वैल्यू है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर आप उसका बंद कर दोगे ना, क्या बोलते हैं सिस्टम का, तो इसका पाई का वैल्यू सेम रहेगा। मतलब वो वैल्यू, पाई का वैल्यू रहेगा, बट वो चेंज नहीं होगा, आपका सेम ही रहेगा। ये 5555 की क्या, 5554 नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा, कुछ यहाँ पे एड्रेस नहीं चेंज होगा बेसिकली। पाई का वैल्यू तो रहेगा, बट वो चेंज नहीं होगा, कुछ ऐसा है इसके अंदर। क्या चीज, नहीं नहीं, काम कर रहा है ना, पाई है ना यहाँ पे, पाई का वैल्यू है, बट पाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा, पाई का वैल्यू यही रहेगा आपका, जो मेरे को अभी देखने को मिला है जस्ट अभी, है ना। ये जो लास्ट की शायद ये जो बाइट्स है ना आपकी, ये तो वो है आपके जो आपका बिना पाई के जो रहेगा, और ये पाई वैल्यू है आपका। वैसे मेरे ख्याल से ये जेफ के अंदर एक पाई नाम का है क्या एक्सटेंशन, पाई इन्फो, हाँ है तो सही।
ये तो मैंने कभी यूज नहीं किया पाइप, मेरे को ऐसे देख करके मालूम चल जाता तो मैं यूज करने का मतलब ही नहीं बनता इसका। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे मालूम चल गया कि किस तरह से ये आपका सिग SEGV ना ये आपका सिग्नल आएगा, कब आएगा, और इसको किस तरह से कहाँ पे देख चेक करना है मेरे को, कहाँ पे चेक नहीं करना है। तो जब तक आपकी सी अच्छी नहीं होगी ना तब तक आप नहीं कर पाओगे। और सही बताऊँ ना, मेरी सी इतनी अच्छी नहीं है ना, इतनी मतलब इतनी अपर लेवल की नहीं है अच्छी, बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि अब मैं पूरा पूरा वो कुछ ऐसा बना के रख दूँ। हालांकि मेरे को समझ में आ जाता है चीजें, जितने भी टाइफ डेफ क्या होता है, एक्सटर्न क्या होता है, मेरे को सारी सारी चीज आ जाती है समझ में, बट फिर भी बहुत अच्छी आपको डेवलपर होना पड़ेगा पहले इसके लिए, तब आप एक्सप्लॉइट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, और TR और कट कमांड के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, और ये भी बता दिए। इनकी जो लिंक्स होंगी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये नोट्स मैंने जो बनाए हुए हैं यहाँ पे, उनको मैं अभी सेंड कर ही दूंगा। और अच्छा, ये मोहित नाम के फोल्डर के अंदर मालूम है क्या है? इसमें वो PHP फाइल्स है जो इसने मेरे को प्रोवाइड की थी डिकोड करने के लिए। ये फॉरेंसिक्स का मतलब एक चैलेंज ही समझ लो। हाँ, ये रियल लाइफ सिनेरियो, बट फिर भी वो मेरे को चैलेंज जैसा ही दिख रहा है वो HTTP के। इसमें यार वो क्या आ रहा था आपके इसमें, वैसे मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है ये पूरा, बट मैं जरा देख लूँ एक बारी। इसके अंदर हुआ था सर डिक्रिप्ट, मैंने इसके अंदर किया था ये। पता नहीं, R2 करके कुछ वेबसाइट थी, वो R2 सेल करके, याद नहीं आ रहा मेरे को, छोड़ो। हाँ, तो मैं यहाँ पे मैं बोल रहा था कि मैं आपको ये लिंक मैं शेयर कर ही दूंगा। और पहले देखो मेरी बात सुनना, जब आप फजिंग पे आ रहे हो तो हमेशा याद रखना, पहले या तो आपको सी आनी चाहिए अच्छे से मतलब बिल्कुल गॉड लेवल वाली सी आनी चाहिए आपको, जब आप फजिंग कर रहे हो तो। और ऐसे बच्चों की तरह नहीं, यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा कि अंधों की तरह आप करे जा रहे हो, कुछ भी इनपुट डाल ही दे रहे हो। इनपुट डाल दोगे, सेगमेंटेशन फॉल्ट ले आओगे, अच्छी बात है। मैंने टीमक्स के अंदर सेगमेंटेशन फॉल्ट लेके आया हुआ है काफी बार। मैंने आपके जेडएस बाइनरी के अंदर सेगमेंटेशन फॉल्ट लेके आया हुआ, बट उससे 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 काम नहीं बनेगा आपका। उसको आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा GDB के अंदर जाकर के, दुनिया भर के डिबगर्स में जाकर के, कि कमी कहाँ है, दिक्कत कहाँ आ रही है। वो नहीं कर पाओगे आप लोग जब तक आपको सी अच्छी नहीं होगी, है ना। सोर्स कोड में देखना पड़ेगा, एफ कंपाइलर किस तरह से काम करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, मेक फाइल किस तरह से काम करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फजिंग बट फजिंग का कंसेप्ट मैंने समझा दिया आपको बहुत अच्छी तरह से, किस तरह से काम करता है, रैंडमनेस किस तरह से रहती है इसके अंदर, सिस्टम्स के अंदर, और कैसे नंबर्स जनरेट होते हैं, रैंडम नंबर्स, और किस तरह से उन रैंडम नंबर्स का यूज करके आप फजिंग करते हो, है ना। और फजिंग, इस ये जो कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर गया ना, ये आपको चेंज कर देगा आइडिया पूरा, कि फजिंग सिर्फ उसकी नहीं होती, वेबसाइट्स की, वेबसाइट पैरामीटर्स की, है ना, हेडर्स की, वो उनकी फजिंग नहीं होती। फजिंग इसको बोलते हैं जो अभी हुई है ना, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब देखो ऐसे इतना तो कोई गधा नहीं होगा ना हम लोगों में से कि यार इतना कुछ सीख लिया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग ऐसे ए करके डाल, हर एक इनपुट के अंदर ए डाल रहे हैं, हर एक इनपुट के अंदर ए डाल रहे हैं, है ना। उसको देख चेक कर रहे हैं कि यार आया क्या, सेगमेंटेशन फॉल्ट आया क्या, तो AFL वो काम अपने आप करेगा ना। हम इतने गधे क्यों बने, हम लोग को तो बस उस टाइम में प्रैक्टिस करनी थी, तब हम लोग कर रहे थे। अभी करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, अगर आपको समझ में आता है तो, है ना। तो इसको इसका इसका तो कोई टास्क नहीं है, मैं इसको जबरदस्ती नहीं करूंगा इसकी, क्योंकि मेरे को मालूम है मुश्किल है ये चीज, और काम भी नहीं करेगी शायद आपके सिस्टम्स पे, शायद क्रैश वैश भी कर जाए, मालूम नहीं। आप कोई दूसरी अच्छी अच्छी खासी पाइनेट उठा लो तो, बट हाँ, हाँ वही वही दिक्कत है, इसलिए क्रैश वैश कर जाए आपका सिस्टम, क्योंकि ज्यादातर आप लोग, आप वैसे अभी मोहित ने, आप तो नहीं कर रहे होगे, बट ज्यादातर लोग यहाँ पे VM में ट्राई कर रहे होंगे, तो मत करना। ठीक है, बट मेरी बात सुनो, टास्क ये है कि आप लोगों को बनाना है ये जो स्क्रिप्ट है कस्टम फाइजर वाला, और इसको वापस से नहीं दिखाने वाला मैं, और आप देखने की कोशिश मत करना उसके अंदर। अपना अपना कस्टम फाइजर भेजना चलो मेरे को, बिना देखे एक बार कोशिश तो करो बनाने की, कस्टम फाइजर किस तरह से बनाओगे आप अपना। तो कहाँ गया फाइलिंग के अंदर ही तो था, हाँ सॉरी, ये जो कस्टम फाइजर है ना, इसको आपको भेजना है बना करके अपना खुद का, जैसे मैंने समझाया। अपने बिना देखे, बिना रिकॉर्डिंग देखे इसको बनाने की कोशिश करना, ये टास्क है आज का। मैं चेक करूंगा जिसने भी बनाया, वैसे सही बताऊं तो नहीं कर पाऊंगा, और अगली बार बोल भी नहीं पाऊंगा, बट
कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लेना, और एक सेशन और रख लेंगे अगर कोई आपका कोई ज्यादा क्वेश्चन आए तो, है ना, क्वेश्चंस के लिए। और हाँ हाँ, देखो उसके लिए जो टेक्निक है ना, मैंने इसलिए आपको किधरा सिखाया था पहले, उसके लिए मैंने आपको किधरा सिखाया था। ठीक है, तो हमेशा जाओ गिदरा पे, एंट्री पॉइंट ढूंढो, एंट्री पॉइंट कहाँ है। हाँ, तो वही उसका वो जो एड्रेस है उसको निकालो वहां से, उस एड्रेस को निकालो। हाँ, और इस तरह से भी निकाल सकते हो स्टार्ट करने के बाद उसको जीडीपी के ऊपर। ठीक है, अपने अपने तरीके रहते हैं, वो तो हजारों तरीके करने के एक चीज को। वो तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जो आप ये तो कर लोगे आप, जब आप सीख जाओ वो जब आपको जीडीपी आ जाएगा तो कर ही लोगे। हाँ, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना। बाकी बड़ी चीज ये है जो आप सीख रहे हो, कि हर एक चीज आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि सी के अंदर ये टाइप डेफ है, क्यों क्यों है, एक्सटर्न यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो वो बड़ी चीज है, यहाँ पे हर चीज आनी चाहिए आपको, सी से रिलेटेड, है ना। बाकी ये टूल्स वूल्स तो आप चलाते चलाते सीख जाओगे, इनकी कोई वो नहीं है, हजारों टूल्स आएंगे, हजारों टूल्स जाएंगे, इनको तो आप सीख जाओ, गिदरा की जगह कोई और आ जाएगा कल परसों। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कोर है ना, कि किस तरह से काम करता है। आप रेडारी टू में जाके खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीडी में मत यूज किया करो। और कटर में चला लो, कटर भी अच्छा है आपका, कटर ही बोलते हैं शायद उसको, CUTTER, है ना। और ठीक है, टास्क मैंने दे ही दिया, लिंक्स मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। तो फिर मिलते हैं शायद, है ना। i5 कमजोर है, i3 को क्या कहेंगे, नहीं नहीं यार, ठीक है, मतलब i3 मैंने मैंने देखो ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने जो फजिंग करी थी ना i3 पे करी थी, मेरा सैमसंग का नोटबुक था, मैंने उसी पे करी थी फजिंग, रितेश। तो मेरा 100% ज्यादा था उसका CPU, बट फजिंग तो हो ही जाती थी मतलब। बट मेरा ये भी है कि मैं हमेशा से सिंगल उस पे चलाता था, बूट पे लिनक्स को, मैंने कभी उस पे चलाया था मैंने शुरुआत में, बट उसके बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सिंगल पे ही चलाया है हमेशा से, तो उतना भी दिक्कत नहीं देता है वो। एक तो ये अपडेट के बाद से पता नहीं क्या एरर आ रहा है इसमें, बार बार पॉपअप हो रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर एंड करते हैं, है ना। इस टास्क को जरूर कर देना यार फजर वाले को प्लीज, जो भी फ्री बैठा, ऐसे नहीं कॉलेज वॉलेज के एग्जाम तो कर लेना कोई बात नहीं है, बट बाद में कर देना कोई बात नहीं है, बट कर लेना इस टास्क को, है ना, और जो फ्री हो वो तो कर ही देना। जा वही सरकारी तो नहीं ऐसी बात नहीं है मोहित, बाकी लोग भी रहता है, वो नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है। नमन ने भी किया है टास्क 7th, मैंने देखा है अभी। पॉन पॉन वाले से किया नहीं किया उसने, वो नहीं मालूम मेरे को, बट उसने किया है पॉन वाले से। हाँ, पॉन लिप से भी कर दिया। ओके, ठीक है, तो फिर एंड करते हैं ना, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं हो। हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी के अंदर आप डिफाइन करते हो आपकी बाइनरी की कॉन्फ़िगरेशन, और उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ती नहीं है जब तक आप कुछ उसमें चेंजेस नहीं करना चाहते। जैसे मान के चलो आपकी 64 की बिट की बाइनरी है, उसमें आप कहना चाहते हो कि 64 बिट की बाइनरी पे 32 बिट का वो लगाओ आप, क्या बोलते हैं, 32 बिट आर्किटेक्चर डिफाइन कर दूं वहाँ पे, तो कर- हाँ हाँ, मैं समझ गया आप जो भी कहना चाह रहे हो, हाँ वो मतलब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट ठीक है। इसको ऐसे छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ELF, जैसे ELF फंक्शन है, कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी नाम का ये एट्रीब्यूट बोलेंगे वैसे इसको, सच बताऊं तो इसको, है ना। तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मर्जी है आपकी, चेंज उसके अंदर।
अच्छा हाँ, नहीं अच्छा, वो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कर सकते हो आप उसको भी। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं ना सेशन को। चलो, बाय।